हे हेलो एवरीवन। सो ये हम लोग के बेसिक्स का फोर्थ लेक्चर है। प्रोबेबली ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा जहां हम लोग बेसिक्स को कंप्लीट कर लेंगे एंड देन हम लोग अपने लेक्चर्स की तरफ चलेंगे, बाकी लेक्चर्स की तरफ, ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कर रहे थे, जो अभी का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उससे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग चलेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। कुछ एक प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया था, एक बार तो रिवाइज करते हैं ये क्या था। देखो एक बार बताओ, हम लोगों का काम क्या है अकाउंटिंग का, मेनली बताओ काम क्या है कि हम लोगों को भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करना है और उसे यूजर्स तक पहुंचाना है ताकि वो लोग अपने डिसीजन मेकिंग में उसे यूज कर सके, है ना। अब समझो अगर एक कोई नॉर्म्स नहीं होगा, एक अपना कोई प्रिंसिपल अगर नहीं होगा, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड अगर नहीं होगा, तो क्या करेंगे बताए लोग। लोग अपने अपने हिसाब से कुछ भी बनाएंगे, ठीक है, जो उन्हें सही लगता है अपने हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे। इससे क्या होगा, यूजर्स का जो मेन काम था ना, डिसीजन लेना, वो सही से फिर हो नहीं पाएगा, सिंस वो लोग कंपेयर नहीं कर सकेंगे एक दूसरे कंपनी के रिजल्ट से हमारे कंपनी का रिजल्ट। तो ऐसे दिक्कत तो आएगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या चाहते थे कि एक कोई सेट ऑफ रूल हो। इसलिए क्या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप्स आया, जहां बताया कि भैया आपको एक सेट ऑफ रूल है वो सब फॉलो करना है, एंड अगर आप डेविएट करते हैं वहां से तो आपको फिर बताना है क्यों आपने डेविएट किया है ना। तो इसीलिए हम लोग जो प्रिंसिपल्स कल हम लोग पढ़े थे उसमें लगभग सारा हो गया था, कुछ एक बचा हुआ था, जैसे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, और कन्वेंशंस में अगर आप बात करो तो हमारा कंसिस्टेंसी नहीं हुआ था एंड कंजर्वेटिज्म भी हम लोगों को पढ़ना है। तो एक बार जहां तक पढ़े थे उसको पहले रिवाइज करते हैं हम लोग। तो एक उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बिजनेस एंटिटी कौन से, वो बताओ क्या बोलता है। बिजनेस एंटिटी कौन से बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन है। बिजनेस से बुक्स में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं एंड बिजनेसमैन के बुक में सेपरेट अकाउंटिंग होता है, उसका बात हम लोग अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, है ना। और फिर क्या बताया था हम लोग उसमें कि भैया कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी होता है। क्यों लाइबिलिटी होता है समझ में आ गया था, क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है, वो समझ लो कैसे उधार लेके रखा है, ऐसा वैसा हम लोग ट्रीट करते हैं उसमें। इसीलिए जो कैपिटल में ऐड हमारा क्या होता है बताओ, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी किसका है, वो भी बिजनेसमैन का ही है। और अगर कोई लॉस हुआ तो कैपिटल से लेस करते हैं, क्यों हमने, कि वो भी बिजनेसमैन का, वो समझेगा, है ना। फिर हमने बात किया बताओ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वो क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बुक्स में रिकॉर्ड करना हम लोग को अगर है तो ध्यान में रहे वो मनी में मेजर किया जा सके। हम लोग अगर कोई ट्रांजेक्शन अगर मनी में मेजरेबल अगर नहीं है तो उसका रिकॉर्डिंग फिल्म अकाउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते। ये दो हम लोग पहले ही पढ़ते, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग शुरू किया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या था कि एक बिजनेस एंटिटी है, उसको हम लोगों को बंद करने का एज सच ना कोई रिक्वायरमेंट है और ना ही अपना कोई ऐसा इंटेंशन है कि हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। बिजनेस अभी चलता जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो अब बिजनेस चलता जाएगा तो हम लोग फिर परफॉर्मेंस मेजर कब करेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है एक स्मॉल बट वर्केबल टाइम पीरियड हम लोग को लेना पड़ा, जो क्या होता है पता, 12 महीने का, जिसको ना बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या फिर पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। जिस हिसाब से क्या होता है हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग प्रॉफिट और लॉस हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब वो अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीने का होता है, बट फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस एंड लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस दोनों ही केस में हम लोगों का लेस देन 12 मंथ्स का हो सकता है, अदर कोई केस में नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कैसे, ये से हो गया सर। उसने बात की एक्रूवल का, फिर मैचिंग का। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि चलो ठीक है अब एक अकाउंटिंग पीरियड में ना, अपने अकाउंटिंग पीरियड मान लिया 12 महीने का, एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी एक्सपेंडिचर्स हुआ है, जो भी खर्च हुआ है, हमें उस सबको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो भी रेवेन्यू हुआ है हमें उस सबको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, भले ही हमें पैसा फिलहाल अभी रेवेन्यू का नहीं मिला हो, या फिर हम लोग अभी एक्सपेंसेस का पेमेंट अभी नहीं किए हो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बोल के रख देंगे, या फिर ज्यादा पेमेंट के उसको हटा देंगे हम लोग प्रीपेड बोल कर। क्यों, अपना मकसद बस एक ही है कि हम लोग को ट्रू प्रॉफिट रिजल्ट निकालना, ट्रू प्रॉफिट लॉस निकालना हम लोगों को, ओके। तो पेमेंट हुआ चाहे नहीं हुआ, रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, हम लोग को दिखाना पड़ेगा। और अगर एडवांस पेमेंट क्यों बोलते हैं हटाने को बताओ हम लोग, क्योंकि भाई देखो एडवांस जो पेमेंट हमारा हुआ है वो इस साल के लिए, वो नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ है। तो हमारा बस मकसद यही है कि हमें ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालना है, तो इस पर्टिकुलर ईयर में जो भी खर्च हो गया हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर एक्स्ट्रा पेमेंट के हटाओ वो हमारा नहीं है, ठीक है। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है क्या, कि मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला देखो भाई, अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में तुमने एक रेवेन्यू अगर रिकॉर्ड कराना तो उसके रिस्पेक्ट में होने वाले सारे एक्सपेंसेस को तुम्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। जैसे इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हटाओ, क्यों बताओ कि हमें भैया वो तो बिका ही नहीं है। आज समझो हम लोगों ने 1000 पीस अगर परचेस करा है और अगर सिर्फ 800 पीस बिका है, यार एग्जाम्पल हम लोग कल किए थे हम लोग ऐसा, उसमें अगर मान लो कि 200 बच गया तो हमें हटाना पड़ता था। अगर 200 वो नहीं हटाते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ, अगर 200 वो नहीं हटाते ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग का अभी भी वहां पर प्रॉफिट लॉस सही नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं वो बिका तो है नहीं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, मैच कहाँ चाहिए, रेवेन्यू आपने अगर 800 का दिखाया तो आपको एक्सपेंस भी आपको 800 का ही दिखाना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हुआ था। इसके बाद हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है देखो अगर आपने कोई एसेट परचेस अगर किया है तो भले ही मार्केट में उसका वैल्यू चेंजेस अगर हो रहा है, बट आपको उसको अपने हिस्टोरिकल या फिर एक्विजिशन कॉस्ट पे ही दिखाना है। उसी बात को फॉलो करते हुए रिलेशन कॉन्सेप्ट क्या बोला कि हाँ बात सही बोल रहा है भाई ये तो, ठीक है। जब 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 तक हमारा प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो जाए तब उसको हम लोग बेच नहीं दे, तब तक उस प्रॉफिट को हमें बुक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, जो कि मेटेरियलिटी से हमारा थोड़ा सा
कंप्लीट करता है। क्या बताओ, फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। बट मटेरियलिटी इन्फॉर्मेशन, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देखो जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है जिससे हमारा यूजर्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, सिर्फ उन्हीं सब बातों को डिस्क्लोज करना चाहिए, ना कि आप सब कुछ डिस्क्लोज कर दो और यूजर फिर मतलब वो मगअप कर ले कि यार क्या जरूरी है क्या नहीं है, फिर दिक्कत में आ जाए वो। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो इतना तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब दो तीन चीज पहले पढ़ते हैं फिर हम लोग आएंगे डुअल एस्पेक्ट पे। चलो देखो, एक तो हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बताओ। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है क्या कि अगर आपने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर आपने अप्लाई किया है, ठीक है, अगर आपने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने अप्लाई अगर किया है ना, तो आपको पता है उसे बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। जिससे उससे क्या होता है पता है, अगर आप उसे बार बार अगर चेंज करोगे ना तो फिर यूजर्स को दिक्कत आएगा समझने में। जैसे मान लो हम लोग इन्वेंट्री वैल्यू करते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने में हमारे पास अलग तरीका है। फीफो है, लीफो है, सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज है। अब अगर आप क्या करते हो एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर में आप फॉलो करते हो फीफो, आप चल जाते हो फिर वेटेड एवरेज में। अब इससे क्या होगा, यूजर्स को समझ में नहीं आएगा ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अगर फॉलो कर रहे हो तो उसको आप ईयर आफ्टर ईयर आप उसको फॉलो करते रहो ताकि कंपेयर हो सके चीज़। ठीक है, मान लो 2 साल का रिजल्ट हम लोग कंपेयर कर रहे हो, देख रहे कि अच्छा एक साल तो फीफो अप्लाई हुआ था, फिर एक साल क्या कर दिया इन्होंने, नेक्स्ट डे इन्होंने कर दिया क्या बताओ हमारे पास वेटेड एवरेज। तो इससे दिक्कत आ सकता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी फॉलो आपको करना चाहिए। देखो क्या बोलते हैं इन ऑर्डर टू अचीव comparability of the financial statements of an enterprise through time, the accounting policies are followed consistently from one period to another। और मान लो अगर चेंज होता है, ये बहुत बार क्या होता है कि हम लोग चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब वो हम लोग अपने मन से नहीं कर रहे, चेंज क्यों कर रहे हैं, मान लो अगर लॉ ही चेंज हो गया। मान लो जैसे अभी लीफो फीफो चार था ना मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। अब पहले देखोगे लीफो और सिंपल एवरेज तो बंद ही हो चुका है, अब वो हट चुका है। अब मान लो कि पहले फॉलो करता होगा तो उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा, अब आइदर फीफो या वेटेड एवरेज में आना ही पड़ेगा, उसको उपाय तो उसके पास अब है नहीं। तो ऐसी केस में अलग है, लॉ चेंज हो गया है, फिर मान लो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं चेंज हो गया, तो ऐसे ऐसे केसेस में तो हम लोगों को फिर वहां पर चेंजेस करना पड़ेगा। बट जनरली आप चेंज मत करो। ठीक है, एंड आप चेंज करते भी हो तो आपको फिर रीजन स्टेट करना पड़ता है कि हम लोग किस रीजन से चेंज किए, एंड इस पर्टिकुलर चेंज से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, वो पर्टिकुलर आइटम का कितना अमाउंट चेंज हो रहा है, ये सब कुछ आपको डिस्क्लोज फिर करना पड़ता है। ठीक है ना, ओके। तो सर्टन एक्सेप्शनल केसेस जो मैंने बताया ये सब चीज़, उसमें तीन केसेस में हमारा चेंजेस हमारा आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं देखो एक हमारा कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का। क्या बताओ, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, यहाँ पे नीचे नहीं बताया हुआ है। चलो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, होगा यहाँ पे, बताता हूँ पहले यहाँ पे आपको मैं। देखो, तो एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। क्या होता है ये, समझो ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं ना, तो कुछ एजम्पशंस हैं जो हम लोग लेकर चलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये सब तो होगा ही होगा, मतलब देखो नाम ही क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग, मतलब हम लोग फंडामेंटल सोच चलते हैं कि चलो ये सब तो होगा ही होगा। तो इसमें तीन चीज आता है, एक तो गोइंग कंसर्न, दूसरा एक्रूवल और तीसरा कंसिस्टेंसी। समझो इन तीनों का मतलब क्या है, गोइंग कंसर्न पता हम लोग अच्छी तरह से। ठीक है, अब मतलब क्या कि अगर कुछ नहीं बताया हुआ है, अगर कुछ डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि गोइंग कंसर्न वैलिड है। मतलब जो हमारा जो एंटिटी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो अभी गोइंग कंसर्न स्टेट में है, मतलब वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर ये सब देखो, अगर ये तीन में से कोई भी अगर फॉलो नहीं हुआ है तो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अगर चल रहा है सब कुछ सही से, मान लो एक्रोल क्या बोलता है, याद है आप लोग को, कैश बेसिस एक्रोल बेसिस, अगर आपको एक्रोल बेस में आपको फॉलो करना है, ठीक है, अगर आप एक्रोल बेस से ही फॉलो कर रहे हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्रोल बेस को फॉलो कर रहे हो आपको लिखने की कोई ऐसा जरूरत हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप एक्रोल बेस पे नहीं बनाए स्टेटमेंट तो आपको बताना पड़ेगा। फिर कंसिस्टेंसी मतलब क्या, अगर आप सारा का सारा अकाउंटिंग पॉलिसी ईयर आफ्टर ईयर आप चेंज नहीं करते हो, अगर नॉर्मली चल रहा है तो आपको डिस्क्लोज करने का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई पॉलिसी चेंज किया तो फिर आपको डिस्क्लोजर चाहिए होगा या देना पड़ेगा, मतलब क्या आपका क्यों आपने चेंज किया, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब कुछ हम लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये तीन चीज ध्यान में क्या रखना हम लोग को, ये सब होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एमसी, यहाँ से हमारा एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है ना, आपको मान लो तीन दे देगा, चौथा इसमें और कोई देगा, मान लो यहाँ पे रख दिया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट,
बोलेगा इसमें कौन सा बताओ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है, या फिर चार देगा उसमें कोई एक ही देगा हमारा एजम्पशन में से, बोलेगा इसमें से कौन सा अकाउंटिंग एजम्पशन हमारा है। ठीक है, तो ये तीन चीज अगर फॉलो हुआ है डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, अगर इसमें से कोई भी अगर फॉलो नहीं हुआ तो उस केस में हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो अब हमारे पास लास्ट एक बचा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, समझाता हूँ उसको फिर पढ़ाता हूँ। ठीक है, वहाँ पढ़ाता हूँ, फिर आ जाओ देखो ध्यान से। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास अकाउंटिंग करते वक्त कोई भी तरह का आपको लगता है कि लॉस हो सकता है फ्यूचर में, आप जब बिजनेस कर रहे हो तो हमें बहुत तरह का लॉसेस फ्यूचर में हो सकता है, जैसे मान लो हमारा स्टॉक का वैल्यू कम हो सकता है, या फिर मान लो हम लोग किसी को उधार में सामान बेचे हैं, ठीक है, उस केस में हमें पैसा हमारा डूब सकता है, या फिर डिस्काउंट वो मांग सकता है हमसे आगे चल के। तो ऐसा जितना भी आपको चीज़ दिखता है ना जहाँ पर लग रहा है आपको आगे चल के लॉस होने वाला है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया आप उसके लिए बना लो प्रोविजंस। ठीक है, अब क्या मान लो उसके लिए आप प्रोविजंस, मतलब क्या आने वाले टाइम से मान लो उन्हें बोलते हैं ना प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्या बोलते हैं बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, तो क्यों बनाते हैं हम लोग, ताकि आने वाले टाइम में अगर बैड डेट हुआ तो हम लोग थोड़ा सह लेंगे हम, है ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का बोलने का मतलब बस यही है कि आपको पहले से रेडी रहना है अगर कोई लॉस अगर लग रहा है आपको ये हो सकता है तो। यानी क्या होता है अगर उम्मीद नहीं रहेगा कोई लॉसेस का और अचानक से लॉस होगा ना, फिर बहुत दुख दर्द पीड़ा होता है, समझ रहे हो, है ना। कुछ ना ज्ञानी बाबा लोग बनता है ना, किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, नहीं एक बार उन लोगों का अगर हो गया ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया देखना, फिर स्टेटस डालता सब कि इसे उम्मीद लेना चाहिए कोई नहीं है अपना। तो वैसे ही ना आप भी डेटा से उम्मीद मत ही रखोगे पूरा पूरा पैसा मिलेगा, कुछ एक अमाउंट तो डूब सकता है यार, तो उसके लिए बना लो प्रोविजन। तो अगर प्रोविजन अगर आप बना रहे हो तो आगे चल के आपको थोड़ा सा दर्द कम होगा, है ना। अब समझो अगर हमें कोई सा प्रॉफिट होने वाला है तो मान लो सर हमें भी तो प्रोविजन बना सकते हैं हम लोग केटर के लिए, लाइक केटर में डिस्काउंट देगा। तो ये बोलता है देख भाई मैं बताता हूँ सिर्फ फ्यूचर प्रोबेबल लॉसेस के लिए, आपको कोई प्रॉफिट अगर लगता है हो जाएगा ना तो उसके लिए आपको प्रोविजन की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा तो रिकॉर्ड कर लेना यार। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं ना स्टॉक का वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बोलते हैं ना हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट में 11 12 नहीं पढ़े थे हम लोग कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इसका मतलब कैसे, मान लो पहला केस लेते हैं हम लोग, केस वन में बताते हैं कि मान लो कॉस्ट 10,000 है और एनआरवी 8,000 है, ठीक है। और सेकंड केस मान लो कॉस्ट हमारे पास 12,000 है और एनआरवी हमारे पास 13,000 है, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अब समझो हम लोग रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे इसको, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि हमारा जो स्टॉक का वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा विच एवर इज लोअर, यहाँ पर 8,000 और यहाँ पर 12,000। ऐसा क्यों हो रहा है, बात समझो, ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, तो समझो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको लग रहा लॉस होगा, जैसे पहला केस, ठीक है, पहला केस में क्या है, यहाँ पर ये 10,000 है, ठीक है, यहाँ पर ये 10,000 है और आपको दिख रहा है कि ये आगे चल के 8,000 में बिकेगा, मार्केट में इसका वैल्यू गिर चुका है। अगर आपको पता है ये चीज़ तो यार लॉस तो हो ही गया ना 2,000 का, तो ये लॉस अभी बुक कर लो। तो समझो कैसे लॉस बुक होगा, आप जब यहाँ पर बनाओगे ना, आप जब यहाँ बनाओगे ना अपने ट्रेडिंग अकाउंट, तो वहां पर जब आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक बस 8 का, ठीक है, तो यहाँ आपका जीपी 2,000 कम आएगा तो अपने आप ऐसा लॉस आ जाएगा। तो आपको ये 2,000 का जो अमाउंट आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, आपको लॉस यहाँ बुक करना पड़ेगा। क्यों, ये आपको पता ही है तो भैया वैल्यू गिर चुका है इसका तो। बट एक चीज समझो, तब इस केस में 12 और 13 जो तो पता ही 13 में बिकेगा, तो फिर क्यों नहीं 13 हम लोग लिख रहे हैं। तो बोलता नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, तुम्हें लगता है 13 में बिकेगा, बट बिका है क्या अभी तक, वाह, देख रहे हो क्या सियासी खेल खिलाया रहा हमारे साथ। बोलता है क्या, तुम्हें लग रहा 13 में बिकेगा, बढ़िया बात है, बट क्या अभी तक बिका है, तो नहीं बिका है तो तुम ऐसा नहीं ले सकते। इसका मतलब अगर फ्यूचर में लग रहा लॉस होगा तुम आज प्रोविजन बनाओ, लेकिन अगर लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, जब तक हो नहीं जाए तब तक तुम्हें उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है क्या, तो यहाँ पे उस केस में हम लोगों को 12,000 ही लिखना है। तो हम जैसे हमारे पास एग्जांपल जैसे मान लो क्या हुआ कि अगर अगर समझो क्या होता है, मान लो हमारे पास कुछ मान लो पानी रखा हुआ घड़ा में, ठीक है। होता है ऐसा, बहुत सुनते हैं ना हम लोग कि आसमान का पानी देके घड़ा का पानी नहीं गिराना चाहिए, सुनते हैं ना कहावत, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। समझो क्या है, अपने पास एक घड़ा में पानी रखा हुआ जो आधा समझ लो भर चुका है, आधा पूरा भरा हुआ है ऐसा मान लो, ठीक है। और अब हमें दिख रहा है बारिश होने वाला है, तो क्या हम लोग घड़ा का पानी फेंक दें, अब तो बारिश होगा ही होगा,
पानी भर लेंगे हम लोगों से, जाके दूर भरना नहीं पड़ेगा हम लोग को, क्या भर ले? तो भैया नहीं, जब तक बारिश हो नहीं जाए तब तक हम लोग उस पानी को नहीं हटाने वाले। बात समझता है आपको? मतलब क्या बोलते हैं बताओ, कि प्रॉफिट अगर होने वाला है ना, तो जब तक हो नहीं जाए तब तक आपको बुक नहीं करना है, समझो। वैसे ही अब मान लो वही हालत है, वही बारिश होने वाला, आसमान पूरा घिरा हुआ है, ऐसे दिख रहा है हम लोग को पूरा, ठीक है, बादल पूरा छाया हुआ है, और बारिश अब होने वाला है। और हम मान लो फुटपाथ पे कोई एक स्टोर लगा है, मतलब कोई भी एक ऐसा कुछ की बुक वगैरह है, अगर भीग गया तो पूरा खत्म हो जाएगा। और वैसे बात है, बुक्स वगैरह लगा के बैठा मैं, तो कभी बारिश अगर आ गया तो पानी गिरा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, जैसे ही दिखते बादल गिरा हम लोग पूरा कवर करते हैं उसको हम लोग, कि अगर बारिश आया तो हम लोगों को नुकसान नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस बार भी तो बारिश अभी तक हुआ नहीं था, हम लोग क्यों कवर किए उसको, हम लोग कवर क्यों किए उसको, ताकि अगर बारिश हुआ तो लॉस ना हो, दर्द ना हो। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, अकाउंटिंग में अप्लाई करने बोलते हैं कि ठीक है भैया, अगर आपको लगता है कि कोई अगर प्रॉफिट होने वाला है तो वेट कर लो, जब हो जाए तो रिकॉर्ड कर लें, लेकिन अगर लगता है कि लॉस होने वाला है तो आज से प्रोविजन बनाकर चलो उसके लिए, ठीक है। और ये तो हमारा रिलेशन कॉन्सेप्ट भी याद है, वो क्या बोलता था, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करें जब तक वो बुक नहीं हो जाए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लॉस के बारे में बात करता है, रिलेशन कॉन्सेप्ट हमारे प्रॉफिट के बारे में बात करता है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं इन दोनों को हम लोग। देखो ध्यान से, अकाउंटिंग कन्वेंशन में हमारा पहला वाला कंजर्वेटिज्म, इसी को बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम एंड शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अगर हम लोग को इनकम होने वाला है उसको एंटिसिपेट पहले से मत करो, लेकिन अगर कोई लॉस तुम्हें लग रहा हो सकता है, पॉसिबल है, हो ही नहीं गया अभी तक, पॉसिबल लॉस है, हो सकता है, तब तो फिर उसके लिए तुम प्रोविजन बनाओ। The relation concept also shared that no change should be counted unless it has materialized. समझ में आ रहा है क्या? The conservatism concept puts up for the broken it, break on it होगा, ठीक है, broken नहीं है, break on it होगा। It is not prudent to count unrealized gain। बात समझ में आ रहा है क्या? unrealized, अभी रियलाइज हुआ कहाँ अभी तक? तो जो गेन रियलाइज नहीं हुआ है उसको हम लोग बुक नहीं करेंगे, बट इट इज डिजायरेबल टू गार्ड अगेंस्ट ऑल पॉसिबल लॉसेस। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब आ जाओ हमारा जो बचा हुआ है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसके बेस से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन भी सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ना समझो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही बात की थी एक बार, कि हम लोग जो जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है। मतलब आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करो, हर ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट, याद है ये होता था। तो इसको ना हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू जस्टिफाई भी कर सकते हैं अच्छे से एकदम, ठीक है। क्या बोलता है अकाउंटिंग इक्वेशन, पता अकाउंटिंग इक्वेशन पता है क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि देखो आपके पास जो भी है सब मिला लो, तो एसेट्स, एक बिजनेस में एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज, ये होगा ही होगा, ये चीज होगा ही होगा, एसेट इक्वल लाइबिलिटी होगा ही होगा। आप कुछ भी मिला लो, जैसे मान लो हम लोग बिजनेस स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, तो 1 लाख रुपया बिजनेस में आ रहा है ना। 1 लाख जैसे बिजनेस में आ रहा है, दो चीज हो रहा है, देखो एक तो हमारा कैपिटल बढ़ रहा है और दूसरा हमारा बैंक बैलेंस या फिर कैश बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब एसेट बढ़ रहा है। तो अगर एसेट बढ़ा है ना 1 लाख का अगर, तो देखो लाइबिलिटी भी 1 लाख बढ़ गया, क्योंकि तो बिजनेस में कुछ है नहीं, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो कहाँ से आएगा चीज उसको बताओ उसे बस, तो उन्होंने डाल रहा पैसा, तो वो कैपिटल के नाम पे आएगा। मतलब लाइबिलिटीज में हम लोग दो भाग में से बांट सकते हैं क्या, कि लाइबिलिटी में क्या बोलते हैं हम लोग, कि भैया एक तो हमारा कैपिटल है और दूसरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यानी कि कैपिटल हमारा इंटरनल होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। हम लोग और एक तरीके से बोल सकते हैं, कैपिटल निकालने का तरीका हम लोग, अब देखो कैपिटल अगर निकालना तुमको ना, तो कैपिटल को निकालेगा एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसको अगर तुम और थोड़ा ब्रेक करोगे ना, तो देखो कैपिटल में हमें पता है यहाँ पर
कि कैपिटल में ही जाके प्रॉफिट भी ऐड होने वाला है, याद है, इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा, प्रॉफिट आता कैसे, आता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ऐसे तो आता है। कैपिटल प्रॉफिट कैसे आता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो हमने बोल दिया कि ऐसे बताते हैं यहाँ पे कैपिटल प्लस रेवेन्यू, मान लो इसको भी यहाँ पे ले चले, प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स प्लस एक्सपेंस। अरे सही तो मैथ हो गया पूरा। हाँ, एक्सपेंस यहाँ ले चला, क्या दिक्कत है। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू कैपिटल रेवेन्यू प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सही मारा क्या। तो अब आप कोई भी ट्रांजेक्शन बोल लो, कोई भी ट्रांजेक्शन मैं इसमें फिट कर ही दूंगा, आप कोई भी ट्रांजेक्शन सोच लो, आप कोई भी, ये इक्वल तो हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग क्या किए, हम लोग बैंक से लोन लिए, हम लोग बैंक से लोन लिए, ठीक है, 50,000 का। तो हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी बढ़ गया 50,000 का, बस साथ में एसेट भी तो बढ़ेगा 50,000 बैंक बैलेंस। अब कोई भी ट्रांजेक्शन बोलो मैं इसमें फिट कर दूंगा आपको, है ना। फिर जैसे मान लो हम लोग गुड्स परचेस किए, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ठीक है। अगर उधार में आपने परचेस करा तो फिर से लाइबिलिटी बढ़ा 10,000 का मान लो, और आपका एसेट स्टॉक बढ़ गया 10,000 का। हाँ, एक्सपेंस जैसा परचेस, हाँ जब तक वो बिका नहीं तब तक वो तो एसेट ही मानते हम लोग, जिस दिन बिक जाएगा उसको राइट ऑफ कहते हैं एक्सपेंस के तौर पे। ठीक है, मान लो अगर यही ऑन कैश ही खरीद लिया हम लोग, गुड्स परचेस किए बट ऑन कैश, पैसे दे दिए, तो ऐसे कि उसमें लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगा। एक एसेट आपका बढ़ेगा, 10,000 का एसेट आपका बढ़ा स्टॉक, लेकिन साथ ही साथ आपका 10,000 का आपका लाइबिलिटी, एक एसेट घट भी गया ना, एक एसेट आपका घट भी गया। कैसे सर, कैसे घट गया, बैंक बैलेंस या कैश जैसे भी आपने पैसा पेमेंट करा होगा उससे घट भी जाएगा ना। तो इसका मतलब ये साफ समझ में आ रहा कि आप कुछ भी बोलो यहाँ पर तो फिर ये फिट हो ही जाएगा। अब पता है क्या हुआ, इसी के रेस्पेक्ट में ना कुछ एग्जांपल जो है साथ में ना, पता है इंस्टीट्यूट क्वेश्चन भी पूछ रखा है, और सॉल्व करते उसे एक बार हम लोग। देखो ध्यान से, क्या बोलता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, दिस कॉन्सेप्ट इज अ कोर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इट इंक्रीजेस वन एसेट एंड डिक्रीजेस अनदर एसेट। ऐसा जो भी होगा आप कुछ भी बोल लो, ठीक है ना, ये इसी में आना चाहिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी आप बोलो, हर बार कोई ना कोई ऐसा केस में आपको दिखेगा, मतलब समझो क्या, हम लोग बोलते हैं कि इट इंक्रीजेज वन एसेट एंड डिक्रीजेज, जैसे हम लोग देखे अभी, कोई हम लोग जैसे मान लो फर्नीचर परचेस कर लिए पैसा देकर, तो फर्नीचर बढ़ गया तो कैश तो बढ़ जाएगा। या फिर इट इंक्रीजेज एन एसेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीजेज लायबिलिटी, मान लो हम लोग एसेट परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया है, बट उधार में किया है, एसेट बढ़ा साथ में एक लायबिलिटी भी तो बढ़ गया। बस हमारा एसेट तो बढ़ा मानते हैं, साथ में एक लायबिलिटी भी तो बढ़ गया ना। या फिर इट डिक्रीजेज वन एसेट इंक्रीजेज अनदर एसेट, ये पहली बात करें हम लोग, पैसा देके एसेट परचेस किया, इट डिक्रीजेज वन एसेट डिक्रीजेज द लायबिलिटी, मतलब एसेट भी डिक्रीज हो गया लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ, हो सकता है ना। हम लोग मान लो बैंक से लोन लिए तो रीपे कर दिए, तो क्या होगा, रीपेमेंट करने से हमारा एसेट घटेगा, बैंक बैलेंस घटेगा, साथ में लोन भी तो घटेगा हमारा, लायबिलिटी। क्लियर है चीज, तो आप कुछ भी बोलो यहाँ पर आपका यहाँ पर बन ही जाएगा ऐसा ट्रांजेक्शन। तो इसी के लिए, इसी को लेकर दिसंबर 21 में 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले रहे हो क्या, हम लोग बताना, ठीक है ना, यहाँ पे बताना कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। बोलते हैं क्या, डिक्रीजेस द एसेट एंड डिक्रीज द कैपिटल, मतलब एसेट भी डिक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। मान लो ड्राइंग किया, पैसा निकाल लिया बैंक से, तो अमाउंट विड्रॉन, लिखो मेरे साथ साथ, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकाल लिया, सही मारा क्या। या फिर बोलता है इंक्रीजेस द एसेट एंड इंक्रीजेस द लायबिलिटी, एसेट भी इंक्रीज हुआ लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ, मतलब क्या, मान लो मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, तो इससे एक एसेट भी बढ़ेगा, साथ में एक लायबिलिटी भी तो बढ़ रहा है ना, उधार कर हम लोग सामान करते हैं। इंक्रीजेस द एसेट एंड डिक्रीजेस अनदर एसेट, एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, एक दूसरा एसेट बढ़ भी रहा है। तो यहाँ पे मान लो मशीनरी परचेज की हम लोग, मशीनरी परचेज ऑन कैश, तो एक एसेट बढ़ा एक एसेट घट गया। डिक्रीजेस द एसेट डिक्रीज लायबिलिटी, लायबिलिटी भी घट गया, हमारा एसेट भी घट गया। मान लो पेमेंट किए क्रेडिटर को हम लोग, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर लायबिलिटी था वो घट जाएगा, साथ में हमारा एसेट भी घटेगा पेमेंट किए तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है ना, डन क्या। चलो, तो ये था हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब इसको लेके ही अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमारा है
एंड इसी के बेस पे कुछ समझे। तो एसेट में देखो यहाँ पे एसेट इक्वल टोटल लायबिलिटीज, एक ही बात आएगा। अब टोटल में एक्सटर्नल भी है और कैपिटल भी है। तो इस तरह से अगर हम लोग को और भी अगर डिटेल में जाना तो क्या देखें हम लोग, एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस लाइबिलिटी। अब आपको यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन में ये शो करना है कि यहाँ पर आपका मैच तो कर रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन को शो करना है, ठीक है। तो दो तीन का मैं करता हूँ, बाकी आप करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बताना तो अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। तो जो वन था हमारा पहला क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना का था अमाउंट यहाँ पर, बिजनेस स्टार्ट कैश 48,000। तो इससे क्या क्या होगा बताऊँ एक बार, फटाफट से बताओ क्या क्या होगा। तो पहला मैं बोलता हूँ, दूसरा आप सोचो खुद से, ठीक है ना। तो पहला देखो क्या यहाँ पर एसेट आपका बढ़ेगा एक, ये आपका एसेट बढ़ रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है एसेट बताओ, कैश आ रहा है बिजनेस में, तो एसेट एक बढ़ गया 48 का। बाकी एक्सपेंस में कुछ नहीं हुआ, बट कैपिटल भी तो बढ़ गया 48 का। तो फिलहाल दिख रहा है बराबर हो गया पहला एंट्री से। तो दूसरा करते हैं, तो दूसरा अगर हम लोग करते हैं, दूसरा क्या है, परचेस गुड्स इन कैश फ्रॉम डी ब्रदर्स फॉर 8,000। हम लोग गुड्स परचेस किए हैं 8,000 का पैसा देकर परचेस हम लोग किए हैं। तो ठीक है, तो क्या होगा ऐसे केस में बताओ, एक एसेट आपका बढ़ रहा है और दूसरा एसेट आपका घट रहा है। तो ऐसे केस में फिर से यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं, जीरो हो ही गया। एसेट आपका स्टॉक बढ़ गया, ठीक है, एंड आपका पैसा घट गया सिंस आपने कैश देके परचेस किया, ठीक है। फिर क्या, बॉट फर्नीचर वर्थ 14,000 इन कैश, सेम ये भी होगा, एक एसेट बढ़ा दूसरा एसेट आपका घट गया है, तो इसको भी कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 टू मिस्टर एक्स फॉर 4,000 इन कैश। अब देखो इसने गुड्स सेल किया है, 2500 का गुड्स था, 4,000 में बेचा, देखो कितना गुड्स था फर्क नहीं पड़ता हमें, वो सब बाद में निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट कितना हुआ नहीं हुआ। अभी देखो कितना में बिका है, बिका कितना है बताओ, 4,000। जब आप गुड्स अगर परचेज सेल करते हो ना, ये मत देखो कि कितना आपको कितना पड़ा, वो देखो आप, मतलब अगर परचेज हुआ कितना पड़ा है, अगर आप सेल करो तो कितना पड़ा है, सब्जेक्टेड टू ट्रेड डिस्काउंट, याद है ना, उसको घटा के लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे 4,000 हुआ ना, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ेगा सेल्स, और पैसा मिल गया तो एसेट तो बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर से 4,000 में दोनों मैच कर ही जाएगा। मतलब एक एसेट आपका बढ़ रहा है, तीन तो खुद से करोगे आप, एक तो एसेट आपका बढ़ रहा है 4,000 का, कैश बढ़ गया, साथ ही साथ आपका यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ जाएगा 4,000 का, फिर से मैच हो गया फिर ये तो, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट, परचेज गुड्स एंड क्रेडिट फ्रॉम बी एंड सन्स वर्थ ₹28,000। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है बी एंड सन से 28,000 का। तो इसमें क्या होगा बताओ, एक एसेट बढ़ेगा हमारा, स्टॉक बढ़ गया 28,000 का, और साथ ही साथ लाइबिलिटी बढ़ेगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्यों, आपने उधार में सामान परचेज करा है, तो फिर से ये मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 4,800 टू मिस्टर वाई फॉर 6,000 ऑन क्रेडिट, हमें फर्क नहीं पड़ता कितना का था, कितना बिका, 6,000 में बिका ना, उधार में बिका, तो ठीक है, एक एसेट आपका बढ़ जाएगा डेटर के नाम से, मिस्टर वाई के नाम से, है ना। और साथ में आपका रेवेन्यू बढ़ेगा 6,000 से, जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे सेम, वहाँ कैश बढ़ रहा था, वो भी एक एसेट बढ़ रहा था, यहाँ पर हमारा डेटर के नाम पे एसेट बढ़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पेड 5,000 कैश टू बी एंड सन्स द सप्लायर। तो हम लोगों ने 5,000 रुपया दिया बी एंड सन्स को, जो सप्लायर था हमारा, जिससे हम लोगों ने परचेस किया था गुड्स। अब बताओ क्या होगा ऐसे केस में, हमारा एसेट घट जाएगा 5,000 से, क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट किया, तो साथ में हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी तो 5,000 से घट जाएगा, लाइबिलिटी तो घटेगा हमारा, पेमेंट किया हम लोगों ने तो अब देखो कुछ भी कर लो यही होने वाला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से पता हम लोग डेबिट क्रेडिट बोल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो, क्या पता, देखो हम लोग याद है, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इस हिसाब से आप बता सकते हैं हम लोग डेबिट क्रेडिट। तो अगर ये इस साइड अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, इस साइड अगर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और इस साइड में क्या होगा, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट, ठीक है। आप मिलाना, आपको एंट्री देखो यहाँ पर, पेमेंट हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, क्या करे क्रेडिट, और ये डिक्रीज हुआ है, क्या करे इसको डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको आप गोल्डन रूल में लाना आपको, गोल्डन रूल बताओ कैसे बताओगे आप यहाँ पर। तो क्रेडिटर जो है यहाँ पर लाइबिलिटी था, मतलब पर्सनल अकाउंट था, तो उसको पैसा मिल रहा है ना, तो डेबिट द रिसीवर, और हमारे पास से पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर आपको बात करना है मॉडर्न अप्रोच से, उसमें क्या आता है बताओ, कि भैया क्रेडिटर लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी घटते ही क्या हो जाएगा डेबिट, एंड हमारा एसेट घटते ही क्या हो जाएगा क्रेडिट, इस तरह से बताना हमें, डन। तो आप कर सकते हो आई थिंक यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी, तो ऐसा एग्जाम में पूछा तो नहीं है,
बट अकाउंटिंग क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और डेबिट क्रेडिट भी ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। बट मुझे सही लगता है ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे जो फॉलो करते हैं गोल्डन रूल, वो उनके दिमाग में बैठ जाता है 11th क्लास से, ठीक है, अगर बैठ गया तो बढ़िया है, यहाँ पे तीनों से किसी से भी निकालो आंसर वही आने वाला है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अब हम लोग को जो करना है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट उसके पहले हम लोग करना है इसका एमसीक्यूज, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे बताया था पहले ही मैंने कि आपको बस जो बेसिक वाला चैप्टर था ना एकदम स्टार्ट वाला इंट्रोडक्शन, उसमें सिर्फ हम लोग अभी नहीं करेंगे एमसीक्यू, क्यों, क्योंकि उसमें ना और भी चैप्टर से कुछ कुछ एमसीक्यू उसमें आ रखे हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग अभी तक कुछ कुछ टॉपिक्स और याद होगा आपको अगर, तो हम लोग क्या करें जब वो सब हम लोग पढ़ लेंगे फिर हम लोग करेंगे उस एमसीक्यू को, ठीक है। चलो, तो पहले क्या बोलते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ गैप, गैप का फुल फॉर्म क्या था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो कौन सा देखो यहाँ पर, पहला वाला ये आई थिंक, दूसरा क्या है, जनरली अकाउंटिंग अकाउंटेंसी प्रिंसिपल, नहीं ये नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन सा है इसमें से, तो क्या क्या था याद है, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी, तो मेटेरियलिटी नहीं है, बिजनेस एंटिटी नहीं है, गोइंग कंसर्न है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग, कौन सा इसमें से नहीं है, तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल तो है, मेटेरियलिटी इसमें से नहीं है, ठीक है ना। द बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलते हैं कि बिजनेस अलग है बिजनेसमैन अलग है, तो भैया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना। ट्रांजेक्शन बिटवीन ओनर एंड बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज पर, कौन सा था, अगेन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैपिटल इज सोन ऑन द लायबिलिटी साइड, किसके वजह से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है इन अकाउंटिंग रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग, कौन सा बताता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, क्या ये सही है, तो बोलता है देखो कैपिटल प्लस लायबिलिटी बोलोगे सही तो था, ठीक है ना, बट यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है, ठीक है, चलेगा अभी फिलहाल अभी इसके लिए तो। रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंस नहीं, तब तो प्रॉफिट कुछ आएगा नहीं। कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसेट्स नहीं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि लाइबिलिटी फिर कहाँ गया। टोटल एसेट इक्वल टोटल लाइबिलिटी, अब देखो यहाँ पे दोनों ही सही है, अब यहाँ पर दोनों सही है तो हम दोनों में से कोई भी एक टिक करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चलो मैं इसको टिक करता हूँ, आप चाहो इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट भी होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, at the year end an amount outstanding for electricity consumed during the that year will be dealt in the accounts। अब बताओ हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग रह गया फिर भी दिखा रहे हो सब बुक्स में हम लोग, किसके भरोसे, मतलब किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो एक्रूवल के हिसाब से बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कहाँ है एक्रूवल, ये रहा। बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों बताओ कहाँ रिकॉर्ड हुआ था, यार कैश में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, लेकिन एक्रूवल क्या बोलता है, कैश तो होगा ही होगा, क्रेडिट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट, the concept that business is assumed to exist for an indefinite period and is not established with an ability to closing down, हम लोग बिजनेस बंद नहीं करना, चलता जाए, क्या था बताओ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। पेमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख टूवर्ड्स सैलरी एंड वेजेस, इससे क्या होगा, इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल समझ लो फिलहाल भी, ठीक है, कैपिटल बढ़ेगा, एक बात समझो, अगर हम लोग वेजेस पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, इससे हमारा प्रॉफिट तो घट जाएगा, इससे प्रॉफिट तो हमारा घट जाएगा, और प्रॉफिट घटे तो कैपिटल भी हमारा घटेगा। डिक्रीज इन इक्विटी 1 लाख, हाँ ये तो सही है, डिक्रीज इन इक्विटी 1 लाख इफ इट डज नॉट इंक्लूड एनी एडवांस पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेज, ये ज्यादा सही है। अब देखो यहाँ पर बी और सी सही था, लेकिन सी जो है ना यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जब भी एमसीक्यू करो वहां पर अगर दो आंसर सही लग रहा है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को हम लोग टिक करते हैं जनरली, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक चीज समझो, अगर मान लो इस लाख रुपए में, इस 1 लाख रुपए में मान लो अगर कुछ एडवांस दे दिए हम लोग 10,000 रुपया, तो बाकी 90,000 ही तो जाएगा पीएनएल में, यही तो फिर जाएगा उसमें। तो ये बोल रहा है कि 1 लाख से घटेगा अगर इसमें कोई भी एडवांस पेमेंट वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, चलेगा, ओके। बोथ टोटल एसेट्स एंड ओनर्स कैपिटल इंक्रीज, मतलब टोटल एसेट भी बढ़ेगा हमारा और हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा प्रॉफिट कमाने से, रिटेन अर्निंग की वजह से बढ़ता है, तो यस। एक्स लिमिटेड परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख एंड सोल्ड 9/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स फॉर 6 लाख। अब देखो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, जैसे मान लो 5 लाख का गुड्स ये खरीदा, तो हो गया यहाँ पर 5 लाख, बेचा है 6 लाख में, बट देखो 9/10 ही तो बेचा है, मतलब अभी भी 1/10, मतलब कितना था 5 लाख का, 50,000, 50,000 क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। एंड कंपनी मान लो खर्चा किया नेट में मान लो 25,000 का, और बोलना प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 70 होता, मतलब क्या 6 लाख माइनस ये दोनों खाली दिखाया, और बोलता 75,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब इसको ये लोग पूरा का पूरा जो है ना ये क्लोजिंग स्टॉक इसको कर दिया लोग इग्नोर। तो क्या लग रहा है सही किया क्या, तो नहीं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हमें लग रहा है वॉयलेट हुआ है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट वो क्या बोलता है, आपने जितना का रेवेन्यू दिखाया आपने खर्च उतना का नहीं दिखाया आपने, सही मारा क्या, समझो यहाँ पर रेवेन्यू जो है ये 9/10 ऑफ द गुड्स का है और एक्सपेंस पूरे पूरे गुड्स का है, तो ये सही है क्या, नहीं।
तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक हटाना पड़ेगा, और नहीं हटाते तो यहाँ पर वॉल्यूशन होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट का। तो पूछता है कौन सा कॉन्सेप्ट वॉलेट हुआ, तो भैया मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ वॉलेट हुआ। A businessman purchased goods for 25 lakh and sold 80% such good during the accounting year। मतलब यहाँ का 80% बेच है, 20% बचा हुआ अभी भी। 20% मतलब कितना होता है, 5 लाख। तो 5 लाख का गुड्स अभी भी बचा हुआ है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स जो हो चुका आज के दिन में 4 लाख का, तो हम लोग किस पे रिकॉर्ड करें बताओ हम लोग, विच एवर लोअर, तो 4 लाख पे रिकॉर्ड हम लोग करेंगे। बोलता है वो वैल्यू कर दिया है कॉस्ट पे, वो 5 लाख पे वैल्यू कर दिया है। लग रहा है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म वो फॉलो किया है क्या यहाँ पर, नहीं सब किया तो नहीं है यहाँ पर। बोलता कौन सा कॉन्सेप्ट वॉयलेट किया है, तो भैया यहाँ पर कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट को यहाँ पर वॉयलेशन हुआ है। ठीक है। पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर, जब हम लोग को पेमेंट मिलता है डेटर से क्या होता है बताओ, हमारा एसेट घटता है डेटर के नाम से, बट एक एसेट बढ़ भी जाता है ना, कैश या बैंक। तो ऐसे केस में अल्टीमेटली कोई चेंज तो हुआ नहीं है एसेट में। ठीक है। बोला डिग्री टोटल एसेट तो नहीं, इनकी टोटल एसेट तो नहीं, रिजल्ट्स इन नो चेंज इन टोटल, यस टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं होगा। सिंस अगर डेटर हमारा घट रहा है एसेट, तो हमारे पास बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस बढ़ेगा ना कुछ भी। तो ऐसे केस में सी यहाँ पे सही है। डैश कंटेन्स द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द गुड्स दैट आर रिटर्न्ड बाय अस टू आवर क्रेडिटर्स, हम लोग जो रिटर्न करते हैं अपने अपने क्रेडिटर को, क्या था याद, रिटर्न आउटवर्ड, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ना, तो रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैश कॉन्सेप्ट इज दैट द बिजनेस एज्यूम टू एग्जिस्ट फॉर इंडेफिनिट लाइफ गोइंग कंसर्न, ये तो बहुत बार होगी। द कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एज्यूम टू एग्जिस्ट फॉर इंडेफिनिट पीरियड एंड इज नॉट एस्टैब्लिश्ड विद एन एबिलिटी टू क्लोजिंग डाउन, ये शायद पहले भी हो चुका था गोइंग कंसर्न वाला पार्ट। नेम द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एज फिक्स्ड एंड करंट, देखो हम लोग बताएं फिक्स्ड और करंट क्यों बोलते हैं हम लोग, गोइंग कंसर्न के वजह से। अगर गोइंग कंसर्न आज ही खत्म हो जाए तो सबका सब करंट हो गया, फिर सबको बेच के हटाओ। अगर गोइंग कंसर्न हम लोग क्यों बोलते हैं कि हम लोग अभी यूज करने वाले हैं मोर देन 12 मंथ्स अभी भी हम लोग, तो ना बोल रहे हैं। अगर मान लो आज का ऐसे बेच से हटाना सब, अब तो कहेगा फिक्स्ड और करंट सबका सब करंट हो गया फिर तो, है ना। तो ऐसे केस में गोइंग कंसर्न का बात कर रहे हैं। If a concern proposes to discontinue its business from March 23 and decided to dispose of all assets within a period of 4 months, the balance sheet as on this date, एक बार बताओ मुझे, हमें पता चल गया कि सबका सब एसेट अब बिकने वाला, गोइंग कंसर्न खत्म हो गया है। तो ऐसे केस में हम लोग कॉस्ट वॉस्ट नहीं देखते हम लोग, ऐसे केस में बोलते हैं जो उसका एनआरवी है, जो जितना बेच मिलेगा उस प्राइस पे वहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है ना, द नेट रिलाइजेबल वैल्यू। डन। तो ये था हमारा सारा सारा एमसीक्यू, है ना। चलो आपको उसको प्रैक्टिस करना है खुद से भी, कि एमसीक्यू 30 मार्क का है, तो मजाक तो नहीं, छोड़ मत देना ऐसे ही। ठीक है ना। एंड ऐसे एक बार जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो मैं यूट्यूब पे एक बार मैराथन पूरा मैं कराऊंगा एमसीक्यू का। बट साथ साथ करने से क्या होता है, अभी आपने जस्ट पढ़ा ना तो एक बार माइंड में बैठ जाता है अभी कर लेने से साथ साथ। ठीक है। चलो बढ़ते हम लोग आगे। और भी है क्या, अच्छा 30 है इसमें, चलो चलो अभी करते हैं, अभी बड़ा है। आ जाओ आ जाओ। आरपीसी लिमिटेड फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मैथने आफ्टर, ये जो है ना अभी इसको भी इग्नोर कर दो, क्योंकि ना ये अब चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम लोग अगर डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते तो वो अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाता है ना कि पॉलिसी, तो फिलहाल इसको भी इग्नोर करो। ठीक है। एक्सेप्शन टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, अब ये क्या है ना, इसको अभी डिप्रिसिएशन चैप्टर आने दो, वहाँ डाउन समझाऊंगा मैं, अभी फिलहाल इसको इग्नोर करो अभी। एक्सेप्शन टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का एक्सेप्शन क्या हो सकता है सर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्यों पता है, क्योंकि आप बार बार कॉस्ट पे कर रहे थे, मान लो वैल्यूएशन अब आपका हो गया यहाँ पर, अब एनआरवी घट गया, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं हम लोग का प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है। Which stock is valued at cost in one accounting period, when stock is valued at cost in one accounting period and lower of cost and अभी देख रहे हो ये सेम चीज वही हो गया जो लोग ऊपर बात हम लोग किए भी एग्जांपल लेकर, क्या होगा बताओ, एक बार कॉस्ट वैल्यू किए बट अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कॉस्ट मैंने एनआरवी हमारा घट गया, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, विच है वही लोअर। तो ऐसे केस में बताओ क्या होता है, हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करना पड़ा, जो कंप्लीट कर किसी साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल कंप्लीट करता है किसी साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे हो सकता है बताओ, टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ। टू इंश्योर द मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ ये सही है। टू कंप्लाई विद द लॉ, एनी ऑफ देम, मतलब ऑल ऑफ देम बोले यहाँ पे, एनी ऑफ देम होना चाहिए, जो भी है सही है यहाँ पर। ठीक है ना, तीनों ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करता है, ये बेसिक का इंट्रोडक्शन का है, यहाँ पर आगे नॉर्मली रिकॉर्ड करता है क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स इन ट्रेड। ठीक है ना। तो अभी अगर नहीं भी ध्यान मारा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट का टॉपिक छोड़ कर है उसका है ये, यहाँ पर आई गलती से। ठीक है। मेटरिटी प्रिंसिपल एक्सेप्शन है किसका बताओ, याद है, फुल डिस्क्लोजर। एक वो क्या बोलता था, सब कुछ बता देंगे, मेटरिटी क्या बोलते, कहे बता रहे हो सब कुछ भी, जो काम करो बताओ ना। ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है ये। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस हम लोग निकालते हैं किसके बेस पर बताओ, मैचिंग, जितना रेवेन्यू है उतना ही लिखना पड़ेगा, बाकी हम लोग लिखने नहीं देंगे। ठीक है। मतलब अमाउंट बने जितना का, मतलब बोलने का मतलब जितना रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड किया उसके रिस्पेक्ट में जो एक्सपेंसेस है वही रिकॉर्ड करने देंगे। ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ये भी इंट्रोडक्शन का है, यहाँ पर बुक कीपिंग होगा आंसर यहाँ पर, बट फिलहाल अभी नहीं आ रहा, इग्नोर कर दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज इसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, सही है, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, मतलब क्या सही है तीनों चीज। देखो हम लोग क्यों बोलते हैं प्रिंसिपल्स बनना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो चीजें, हम लोग कंपेयर कर सके एक दूसरे के रिजल्ट को, जैसे मान लो एक तो खुद से कंपेयर करना, मतलब लास्ट ईयर का रिजल्ट था, आज क्या रिजल्ट है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंपनी से हम लोग कंपेयर करते हैं विद इन द इंडस्ट्री, तो ऐसे केस में हमें जरूरी है यहाँ पर कि सेम सब कोई फॉलो करे, ठीक है। तो ऑर्डर द अबव, स्टेट द केस वेयर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, तो यहाँ पर कौन सा और देखते हैं पढ़ के लगता है हम लोग को, हाँ भाई इसमें जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो हमारा अप्लाई हुआ है। When an enterprise was set up for a particular purpose which has been achieved or to be achieved solely, तो ये तो जॉइंट वेंचर हो गया, फिर तो मान लो ऐसा वेंचर टाइप हो गया, वेंचर या फिर जॉइंट वेंचर कि हम लोग अभी स्टैब्लिश किए हैं, तुरंत हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। When a receiver or liquidator has been appointed in case of company which is to be liquidated, नाम समझ मारा क्या यहाँ पर कि कंपनी लिक्विडेट, मतलब कंपनी खत्म होने पे आ गया, तो ये भी गोइंग कंसर्न नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स आर एक्वायर्ड फॉर यूज इन द बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू एंड नॉट मेंट फॉर रीसेल, वैसा बात है, ये हम लोग को दिख रहा है गोइंग कंसर्न, क्यों हम लोग यहाँ पर एसेट परचेज कर रहे हैं, किस लिए हम लोग कि आने वाले टाइम में उसको यूज करेंगे, उसको बेच के नहीं, यूज करके कमाएंगे, ठीक है ना। वन एंटरप्राइज डिक्लेयर्ड सिक, नहीं ये भी नहीं, तो सी हमारा सही है पर। ए परचेज अ कार फॉर 5 लाख, मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹1 लाख एंड साइनिंग अ 4 लाख बिल पेबल ड्यू इन 60 days। अब इससे क्या होगा ट्रांजेक्शन से बताओ, देखो एक तो हम लोगों ने कार परचेज किया तो एसेट तो हमारा बढ़ गया 5 लाख से, फिर साथ में एक हमारा एसेट घट भी जाएगा, पेमेंट किया ना डाउन पेमेंट हम लोगों ने, तो एक एसेट हमारा घट भी गया 1 लाख से, तो अल्टीमेटली 4 लाख का हमारा एसेट बढ़ गया। और साथ ही साथ आपने बिल पेबल एक्सेप्ट किया तो लाइबिलिटी बढ़ा ना, तो 4 लाख का आपका एक लाइबिलिटी भी बढ़ चुका था, मतलब 4 लाख से एसेट बढ़ा, 4 लाख से आपका लाइबिलिटी बढ़ा है। तो देखो यहाँ पर दिया डी में, देखो क्या टोटल एसेट इंक्रीज बाई 4 लाख विथ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी बाई ₹4 लाख। क्लियर है क्या? चलो डन, बड़े हम लोग आगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का अब कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस। ओके चलो आ जाओ, तो हम लोग करना है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस। देखो कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग का जो था मेन काम ही क्या है, हमारा बिजनेस का ट्रू एंड फेयर रिजल्ट शो करना। लेकिन अगर हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को सही से नहीं समझते हैं, उसको पहचानने में अगर भूल कर देते हैं, तो ऐसे केस में हमारा प्रॉफिट और लॉस सही फिर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, तो आप लोग थोड़ा सा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट किस बारे में है, एंड ये कुछ हद तक मैचिंग कॉन्सेप्ट कोई फॉलो करता है, ठीक है ना। और बात करते हैं इसके बारे में हम लोग। देखो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस, तो इसमें हम लोग दोनों ही कर रहे हैं, एक तो पेमेंट भी है, दूसरा रिसिप्ट भी, ठीक है ना। समझो पहले हम लोग बात करें पेमेंट एक्सपेंडिचर्स का, ठीक है। तो जब भी नॉर्मली हम लोग एक्सपेंडिचर्स को करते हैं ना, तो उन एक्सपेंडिचर्स को, उन पेमेंट्स को हम लोग ना दो भाग में बांट सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू, दूसरे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे मान लो हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कोई चीज़ अगर सेल की है, 10 लाख रुपए लगा, हम लोगों को वहाँ पे इतना रुपये हम लोग को मिलना है, या मिल चुका है, मिलना है, दोनों एक्चुअल बेसिस को हम लोग फॉलो किए हैं, तो 10 लाख रुपये हम लोग लिख लिए कैश क्रेडिट मिलाकर। अब इसमें सारा हम लोग एक्सपेंस लेस करते हैं। ये जो एक्सपेंस हम लोग लेस करते हैं ना प्रॉफिट निकालने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही हम लोग हटाते हैं। हम लोग कभी भी इसमें ना कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस नहीं करते हम लोग। पर बात एक बार तो ये है क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारा एक्सपेंडिचर है जो हम लोग रेवेन्यू अर्न करने के लिए, जो हम लोग ये पैसा इसको अर्न करने के लिए हम लोग जो है ना खर्च कर रहे हैं। बट उनका बेनिफिट जो है, उनका इफेक्ट जो है, एक अकाउंटिंग पीरियड तक के जनरली रहेगा, उसके बाद नहीं। जैसे सैलरी, रेंट देना, वेजेस पे करना, एडवर्टीजमेंट जनरली हम लोग करवाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इन सब चीजों के लिए कि देख भाई इनका जो इफेक्ट है ना वो पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही रह जाएगा। समझो, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, मान लो सैलरी पे की है, क्या ऐसा बोल सकते सैलरी आज पे की 2-3 साल काम करते रहो, तब भी सैलरी मांगे कोई तुमसे, अरे दिया तो था लास्ट ईयर, क्या फिर से आ गया तुम मांगने, ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं। बट
बिजनेस को हम लोग अगर सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो हम लोग कुछ एसेट भी चाहिए होता है, याद है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब चीज़। अब आप बताओ, ये सब जो एक्सपेंडिचर, इस पर पेमेंट जो है, जैसे बिल्डिंग परचेज किया, मशीनरी परचेज कर रहा है, क्या इन सब का कॉस्ट एक बार में पूरा हम लोग दिखा दे प्रॉफिट एंड लॉस में तो हो जाए खेला तो पूरा? मान लो आपने क्या बोला सर, 10 लाख का तो मेरा सेल हुआ है, ये सब खर्चा मिला के मेरा हुआ है 7 लाख रुपया मान लो, तो 7 लाख आ गया, और हम 2 लाख का एक मशीन परचेस किए तो वो भी आप यहीं दिखा दो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समझो आप उस मशीन को आगे भी यूज करने वाले हो ना। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कि मान लो अगर आपका एक मोटा मोटी आपका एक मतलब समझ लो एक्सपेक्टेशन है, सर हम लोग 2 लाख का ये मशीन है, इसको हम लोग 10 साल यूज करने वाले हैं, 10 ईयर्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, हर एक साल का एक्सपेंस कितना होगा, 20 हजार। तो जस्ट लाइक मैचिंग कॉन्सेप्ट कि आप उसको 10 साल उसको यूज करके आप उससे रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, तो आप एक काम करो, उसके खर्च को भी 10 साल में बांट दो, इसलिए तो बोलते हो डिप्रिसिएशन हम लोग। अब सोचो अगर आपने कैपिटल रेवेन्यू सही से पहचाना ही नहीं, और आपने पूरा का पूरा 2 लाख में डाल दिया पीएनएल में डिप्रिसिएशन बोल के या फिर मशीन का कॉस्ट बोल के, गया पूरा आपका प्रॉफिट लॉस, सबको गलत आएगा फिर तो ऐसे, समझ मारा क्या? तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस अगर सही दिखना है तो हम लोग को भैया रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में बाइफरकेशन करना अच्छे से आना चाहिए। और अगर आप कहीं पे इसमें अगर भूल कर जाते हो तो ऐसे में पता हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रिंसिपल से स्ट्रांग नहीं है, इसलिए ऐसे गलती को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब आपका प्रिंसिपल से कहीं ना कहीं वो खराब है। आप सोचो, अब सोचो जैसे क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं परचेज किया, ठीक है, कोई एक एसेट परचेज किया, मैं आपको क्या बोल रहा था, अगर आपको एसेट परचेज आप कर रहे हो ना तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते हो, ऐसे केस में आपको पर्टिकुलर एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, मान लो मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, आपको उस पर्टिकुलर एसेट को डेबिट करना पड़ जाएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट आपको एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है, अब पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस आपका बिगड़ जाएगा ऐसे तो, समझ में आ रहा है क्या? तो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका हम लोग इफेक्ट देते हैं जनरली, जो कैसा है बताओ, जिसका 1 साल से ज्यादा का इफेक्ट हो, मतलब नॉर्मली 1 साल इन द सेंस एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा उसको यूज करेंगे हम लोग। दूसरा वो क्या करता है, हम लोगों का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकता है, ठीक है। अब मान लो हम लोग कोई चीज परचेज तो कर लिए, अब उसमें टाइम टाइम पे कुछ कुछ खर्च करना पड़ता है, जैसे मान लो हम लोग कार ही लिए, उसमें रिपेयरिंग करा रहे हैं हम लोग, तो अब वो रिपेयरिंग चार्जेस जो लग रहा है, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्योंकि आप समझो वो रिपेयर दो तरह का हो सकता है, एक तो होता है डे टू डे रिपेयर, एक टाइम टाइम पे हम लोग रिपेयरिंग कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, वो तो रेवेन्यू खर्चा है, बार बार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो एक ऐसा रिपेयर जो हैवी रिपेयर हुआ, 4-5 साल में एक बार, 3 साल में एक बार ये ऐसा हुआ, ठीक है, और ऐसे केस में क्या करना पड़ा पता हम लोगों को, हम लोग को मान लो पूरा इंजन चेंज कराना पड़ गया, ऐसा ऐसा कुछ कोई दिक्कत हुआ, कोई कोई बाहर एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से चेंज कुछ कराना पड़ गया हम लोग को ऐसा में, तो भैया ऐसे केसेस में जो रिपेयर्स होता है ना वो हैवी रिपेयर्स होता है, वो डे टू डे नहीं, ऐसा रिपेयर नहीं है वो सब। हाँ, वो उसको एक काम करो कैपिटल एक्सपेंडिचर मिले, तो अब वहां पे भी जजमेंट का बात आएगा, हम लोग हर चीज को हम लोग परखेंगे देखेंगे। बट कुछ एक तो ऐसे साफ साफ पता चलता है कि अगर आपने कोई एसेट परचेस किया है तो उसको समझ लो, जैसे मान लो आपने एक मशीनरी परचेस किया है, आपने एक मशीनरी परचेस किया है, बट आपने जहां से परचेस किया वहां से अपने फैक्ट्री तक उसको लेकर तो आओगे, तो उसका खर्चा, लाने का खर्चा, उसको इंस्टॉल करने का मशीन का खर्चा, सब कुछ कैसे में आएगा बताओ, सब कुछ आएगा हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मतलब जब तक आप एक एसेट परचेज करते हो, जब तक ना वो रेडी टू यूज नहीं हो जाए, जब तक ऐसा हो कि नहीं भैया हम लोग अब इसको यूज कर सकते हैं, जब तक ऐसा नहीं तब तक का सारा खर्चा पता हो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सब उसी में ऐड होगा। और फिर जो उसको चलाने के लिए जो वेजेस हम लोग दे रहे हैं जनरली, वो सब नहीं, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने इनको पहचानना हम लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इनको पहचानने में गलती होगा तो क्या बोला जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और आप मान लो आप आर्टिकलशिप भी कर रहे हो या फिर कहीं आप काम करो सीए में बनने कल के दिन में, और अगर आप ये सब गलती करो, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। देखो दो तरह का मिस्टेक होता है, एक तो होता है हम लोग का कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहचानने मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा होता है क्लरिकल मिस्टेक। क्लरिकल मिस्टेक मतलब ठीक है चलो वो तो हो सकता है, इंसान हो तुम यार, लेकिन प्रिंसिपल से मिस्टेक कर रहे हो मतलब गलती है, फिर बड़ा गलती है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये फिर नहीं करना है, तो इसके लिए आज से हम लोग को अपना बेसिस स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो आप पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, देखो इसको और नोट से पढ़ते हैं पहले एक बार, नोट सबके पास है ही, नोट सबको मिला ही होगा। ये बीआरएस, ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, अकाउंटिंग एम्स टू फाइंड आउट द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ एन एंटिटी फॉर ईच पीरियड। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को हर अकाउंटिंग पीरियड का हम लोग को सही रिजल्ट चाहिए, ठीक है। टू फाइंड आउट रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी
ट्रांजेक्शन शुड बी एन क्रिटिकली एनालाइज दैट दे आर कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांसफर, मतलब क्या क्रिटिकली देखना पड़ेगा हम लोग। तो कुछ एक तो देख के समझ में आता है, परचेज हो गया, रेवेन्यू खर्चा है, सैलरी पे की, रेंट की, तो रेवेन्यू खर्चा है ही। बट कुछ ट्रांजेक्शन में तो हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से, तो गहरा अध्ययन बोलते हैं ना, वो करना पड़ेगा फिर हम लोग को, जैसे रिपेयर का मैंने बात बताया आपको, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर कैन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रिसिप्ट कैन बी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, कुछ भी हो सकता है। रिसिप्ट के बारे में थोड़ा देर बाद हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। ये कैसा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हम लोग का, इट इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। आज समझो हम लोग क्या किए, एक रेस्टोरेंट है हमारे पास, ठीक है, एक रेस्टोरेंट जहाँ पे 10 लोग बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए दिन पर दिन हमारा थोड़ा सा मतलब नाम बढ़ रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग क्या किए, और 10 हम लोग सीटिंग कैपेसिटी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, 20 लोग बैठ पाए। अब इसके लिए थोड़ा सा जगह हम लोग और एक्वायर किए, कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ गया। अब बताओ ये जो खर्चा हम लोग किए क्या डेली करेंगे, हर साल करेंगे ऐसा हम लोग, नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं बताओ इसको हम लोग, कि नहीं नहीं ये तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ बट उसी को साफ सफाई कर दी कि लोग आराम से बैठे, ये तो होगा फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर तो ये बस हमारा। तो ऐसे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैसा है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज अ फॉलोइंग कैटेगरी, क्या क्या, बेनिफिट ऑफ इट कैन बी अवेल्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, आप इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा तक ले सकते हैं, नॉर्मली लेते हैं हम लोग ऐसे में। इट रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग और वर्किंग एक्सपेंस, जिससे क्या हुआ, मान लो हम लोग पहले एक कोई हम लोग मशीनरी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसको चलाने के लिए 4 अटेंडेंट चाहिए, 4 लोग चाहिए चलाने के लिए, ठीक है। हम लोग उसमें कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का ऐसा इंस्टॉल करवाए हम लोग कि अब इसमें एक आदमी से काम चल जाएगा बस, बाकी सब कुछ मशीन कर लेगा खुद से। अब समझो ये जो खर्चा हम लोग करवाए, ये क्या हुआ, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस घट गया, 3 लोग का खर्चा हमारा घट गया अलग से। तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ एन एसेट, बताया था एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हुआ उसको फिर रिपेयर हुआ, सब कुछ बढ़िया से करा दम, अब चल पाएगा थोड़ा हमारा, तो ये लाइफ बढ़ गया सेट का, ठीक है। इट इंक्रीज द इनकम अर्निंग कैपेसिटी, वो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल, इनकम अर्निंग कैपेसिटी हम लोग का बढ़ गया। तो एग्जांपल है क्या इसका, कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज, हम लोग एसेट परचेज करते हैं, वो क्या बताओ हमारे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन एनी एसेट बिफोर इट इज रेडी टू यूज, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वहां से फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, सब कुछ क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। एक्सपेंसेस इंकर्ड in connection with the purchase of land or building, for example fee paid to the lawyer, registration चार्जेस, जितना भी हम लोग मान लो एक हम लोग घर खरीदे उसके लिए अब रजिस्ट्रेशन खर्चा लग गया, लॉयर के चार्जेस देना पड़ गया हम लोग को, तो ये सब कुछ खर्चा कैसा है बताओ, ये सब समझ में आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब। रिपेयरिंग चार्जेस ऑन परचेज ऑफ एन यूज्ड एसेट, मान लो आपने एक सेकंड हैंड आपने कार परचेज किया, अब उसको यूज करने के लिए हम लोग पहले उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, तो जो फर्स्ट टाइम जो रिपेयर होता है ना, वो हमेशा हमेशा कैसा बताओ, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, उसके बाद का रिपेयर चेक करना पड़ेगा हम लोग को। बट अगर सेकंड हैंड आपने परचेस किया है और उसमें अगर आपको रिपेयरिंग कराना पड़ गया, तो वो सब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। अब कुछ लोग कह जाएगा सर, अगर मान लो हम लोग फर्स्ट हैंड एसेट, पहले एसेट मतलब खरीदे, हम लोग खरीदे हैं शोरूम से और उसको रिपेयर हम लोग करा रहे हैं, तो ये कैसा खर्चा है। ए भाई, नया एसेट परचेज कर, नया गाड़ी परचेज, कौन रिपेयरिंग कराता है, और अगर रिपेयरिंग ही करवाना पड़े तो काहे का नया, मोए मोए हो गया फिर तो ये, नया का नाम पे तुमको पुराना चिपका दिया, तो कब गाड़ी तुमको चिपका दिया, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन रेज्ड टू एक्वायर एसेट अप टू द पॉइंट ऑफ टाइम इट इज रेडी टू यूज, इसको फिलहाल अभी छोड़ दो, जब हम लोग करेंगे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, वहां से थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, फिलहाल अभी इग्नोर करो फिलहाल इसको, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, समझ में आ रहा है क्या, डेली के टाइम पे रहता है, परचेज किया, वेजेस हो गया, सैलरी, रेंट पे करना, ठीक है। ये सब कुछ खर्चा हमारा कैसा है, पोस्टेड टेलीग्राम में खर्चा, सब कुछ हमारा बताओ कैसा है, ये सब डे टू डे एक्सपेंस का हमारा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एक्सपेंडिचर अदर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर नोन एज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल क्या है इसका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक रेंट, सैलरी, पावर एंड फ्यूल, परचेजेस, वेजेस, कैरेज एटसेट्रा। एक्सपेंडिचर ऑन अपकीप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हम लोग को देखो रूटीन हिसाब से रूटीन रिपेयर मतलब क्या, जो हमेशा हम लोग करवाते रहते हैं टाइम टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं हैवी रिपेयर वो उसका बात नहीं कर हम लोग। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट, हम लोग एसेट परचेस कर लिए, अब वो तो पूरा एक बार डाल देंगे हम लोग यहाँ पर, तो उसके ऊपर जो हम लोग का जो बताओ डिफरेंस चार्ज हो रहा है, वो कैसा, वो रेवेन्यू है, ठीक है। अब कंसिडरेशन क्या, अब जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेमेंट रेवेन्यू भी हो सकता है और वो हमारा कैपिटल भी हो सकता है, बट इसको समझने के लिए कुछ एक कंसिडरेशन है जो हम लोग दिमाग में रखना पड़ेगा, जो दिमाग में हम लोग को रखना पड़ेगा फिलहाल, ठीक है। इसे मान लो नेचर ऑफ बिजनेस, अब समझो नेचर ऑफ बिजनेस जाने बिना ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पेमेंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो क्या, मैं बोलता हूँ कंप्यूटर परचेस किया गया, मैं बोलता हूँ क्या बताओ, कंप्यूटर परचेस किया गया, अब कंप्यूटर परचेस करना रेवेन्यू कैपिटल,
अब अगर आप बोल दो कैपिटल तो फिर पता मैं क्या बोलूंगा, ये बंदा कंप्यूटर ही बेचता है। अब बताओ, ये बंदा कंप्यूटर ही सेल करता है, तो सोचो कंप्यूटर ही सेल करता है फिर तो उसका रेवेन्यू हो गया फिर तो वो, क्योंकि वो बार बार परचेस करेगा फिर सेल करेगा वो। तो नेचर ऑफ बिजनेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम बता पाए कि ये पर्टिकुलर पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट है कि ये कैपिटल पेमेंट है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ लेकिन मान लो दूसरा पता है क्या उसमें, पर्पस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है पर्पस। अब मान लो नेचर आपने जान लिया, ठीक है, नेचर आपने जान लिया कि सर मैं जो हूँ ना, मैं कंप्यूटर बेचता हूँ, तो मैं कंप्यूटर खरीदा तो क्या हुआ बताओ, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बड़े चीज समझो। अब बताओ मेरे स्टोर में भी सब कुछ अकाउंट का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा मुझे, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा मुझे, उसमें से दो कंप्यूटर मैंने अलग से खरीदा है अपने लिए। अब बताओ वो दो कंप्यूटर क्या है बताओ, क्या वो पर्पस मेरा रीसेल का है? नहीं 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 नहीं, वो तो मैं खुद के यूज के लिए परचेस कर रहा हूँ। तो इस केस में वो परचेस हम लोग किए हैं, रीसेल के लिए नहीं किया, हम लोग अपने यूज के लिए। पर्पस क्या था उसका, यूज के लिए। अब वो हो गया हमारे लिए एसेट, फिक्स एसेट, मतलब वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो एक ही चीज है, बट अलग तरह से घूम घूम फिर के बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं। ये पहले क्या मैंने क्या बोला कि कंप्यूटर परचेस किया, अगर वो देखो कंप्यूटर परचेस कर रहा है, कंप्यूटर का डीलर है, फिर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन बाद में बोलता है पर्पस, सुनो सुनो सुनो, मैंने 25 कंप्यूटर लिया है अलग से, ये दो कंप्यूटर लिया है अलग से, किस लिए पता है, ताकि ना मैं यहाँ पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से पूरा रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन कर पाऊँ, स्टॉक पूरा मेंटेन कर पाऊँ, इंप्लॉयज का डेटा मेंटेन कर पाऊँ, मतलब ये मेरे बिजनेस के अलग से यूज के लिए है, ये बेचने के लिए नहीं है। तो फिर ये पर्पस जैसे डिफाइंड हुआ, हमने क्या बोला, अच्छा ये तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है फिर तो, ठीक है। रिकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंस, रूटीन रिपेयर है, बार बार होते रहता है भैया, तो बार बार होते रहता है, कैसा है बताओ, ये सब तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर कब हो जाएगा, 2-3 साल में, 5 साल में एक बार होता है, ऐसा खर्चा है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट। अब मान लो भले ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, लेट वो गाड़ी था 1.5 करोड़ का, ठीक है, बट छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था यार, एकदम स्लाइड से एक्सीडेंट हुआ था, वो 2,000 रुपये में ठीक हो गया, मान लो छोटा सा ऐसे डेंट आया था, वो ठीक हो गया, 2-3 हजार में ठीक हो गया। अब बताओ 1.5 करोड़ की गाड़ी में 2,000 रुपये तुम ऐड करने जाओगे रिपेयरिंग के नाम पे, अच्छा लगेगा बताओ? अब भले एक्सीडेंट रोज नहीं हो रहा है, ये सब ये रूटीन रिपेयर का पार्ट नहीं था, बस छोटा मोटा डेंट लगाया ठीक हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा वो स्टिकर स्टिकर लगा ठीक हो गया मान लो ऐसे। तो ऐसे केस में क्या बताओ, उसको तुम अब 2,000 रुपये तुम उसको ऐड करने जाएगा गाड़ी में, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बोलता है जो अमाउंट है ना, अमाउंट वो चिंदी सा यार, छोड़ दो यार, माफ कर दो उसको। और इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, अगर ऐसा है कि ये खर्चा हमारा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, 10 लोग का बैठने जाएगा तो 20 लोग हो गया अब, तो क्योंकि ये हमारा इनकम बढ़ाया आगे चल के, तो ऐसा है तो भैया फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ एक कंसिडरेशन हम लोग को डिसाइड करना, हम लोग को ये मतलब कंसिडरेशन दिमाग में रखना है डिसाइड करते वक्त कि हमारा कोई पर्टिकुलर पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसी तरह से हमारा रिसिप्ट भी हो सकता है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना। तो कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा कैसे क्या होता है बताओ, जैसे हम लोग को जो हम लोग जनरली हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, सब हम लोग गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, ये क्या है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। बट मान लो एसेट बेच लिए, उससे हम लोग को जो पैसा मिला 50 लाख का एसेट हम लोग बेचे हैं, जो 50 लाख रुपये हमारे पास जो आया है, कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट डे टू डे यही करना हम लोग को बैठ कर, नहीं। बस हमारा क्या, बैंक से लोन ले लिया हम लोगों ने, अपना कार बेच दिया हम लोगों ने, ये सब कुछ कैसा बताओ, ये सब कैपिटल रिसिप्ट है। लेकिन सेल किए, उससे पैसा मिला, कैश सेल हो गया, डेटा से कलेक्शन हो गया, सबका सब कैसा है समय रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो आपको ये अगर पहचानने में अगर भूल हो गया ना कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या कैपिटल रिसिप्ट है, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है, अगर ये भूल हुआ तो फिर इससे हमारा जो एम था ना अकाउंटिंग का एम, ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स बताना यूजर्स को, फिर वो एम अचीव नहीं हो सकता, ठीक है। अब तो बुक में ना हम लोग कुछ ट्रू एंड फॉल्स देके रखा हुआ है, ठीक है, औसत तो पढ़ते हैं हम लोग। एंड ट्रू एंड फॉल्स अपना एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है, वो मैंने दे रखा बस आपको प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए। एंड जो मैंने यहाँ बताया ना आपको, यहाँ पर पूरा भर भर के लिखा हुआ है सब, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, रिकरिंग नेचर, पर्पस क्या था उसका, इफेक्ट कैसा है रेवेन्यू जनरेटिंग पे, और मेटेरियल ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है। चलो और एक बार यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन, आपको बताना क्या है, ठीक है। अमाउंट स्पेंड टू मिनिमाइज द वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू, अभी हमने बात है कि अगर आपका कोई वर्किंग एक्सपेंस को घटा दे रहा है तो ऐसे केस में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुराना बिल्डिंग हमने परचेज किया है, बात समझ में आ रहा है, उस पर रिपेयरिंग चार्जेस लग गया, बताओ ये क्या है, ये सर हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। क्या बोला यहाँ पर, बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर, सही बात है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज रेवेन्यू रिसिप्ट, सही बात है, ठीक है, हम लोग को वर्किंग कैपिटल के डे टू डे एक्सपेंस के लिए मिला है, तो ये सब कैसा, अगर ये मान लो एसेट के लिए मिलता है हम लोग को तो क्या बताओ,
कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा, यस। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप डेली डेली लाइसेंस परचेस करते हो, आप आपको लग रहा है, हाँ, तो लाइसेंस आप एक बार बाद में रिन्यू करा, हाँ रिन्यूअल चार्ज होता है जो हमारा रेवेन्यू हर साल का आना पड़ता है। रेकरिंग नेचर समझ में आ रहा है? रेकरिंग नेचर का लाइसेंस हम बार बार लेंगे क्या? नहीं, लाइसेंस लेंगे हम लोग एक बार बार रिन्यू करेंगे, तो रिन्यूअल चार्ज क्या होता है हमारा? रेवेन्यू। बट ऑब्टेन करने के लिए लाइसेंस जो खर्चा लगा वो कैसा बताओ हमारे लिए? वो कैपिटल। तो ये फॉल्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये, फॉल्स। Amount spent for the construction of temporary huts which were necessary for the construction of the cinema house and were demolished up when the cinema house was ready is ready is capital expenditure। बात सही बोला है, capital expenditure क्या? सुनो ध्यान सुनो। हम लोग बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग की बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आप देखना बिल्डिंग, आप देखना मेट्रो वगैरह बनता है सबके शहर में, जब मेट्रो वगैरह बनता है ना, तो आसपास का रोड देखना ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत छोटा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाइक हमारा लाइफ के बारे में और कुछ नहीं, कि जब कुछ नया हो, जब कुछ अच्छा होने वाला तो थोड़ा तकलीफ सहना पड़ता है लोगों को, तो हम लोग को तकलीफ सहना पड़ता है रास्ते में, देखते हो। अब समझो क्या होता है वहाँ पर, अब समझो वहाँ पर क्या होता है। अब वहाँ पे छोटे छोटे ना जहाँ पे घर बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं वो डेली तो वो घर जाएंगे नहीं, वो जो वहाँ पर लेबरर्स जो काम कर रहे हैं वो डेली घर जाएंगे आएंगे, तो फिर बहुत टाइम का नुकसान होगा। छोटे छोटे वहाँ घर बनाए जाते हैं। उन बताओ एक बार बताओ, जब मेट्रो बन गया, सब कुछ काम जब हो गया, तो वो सब छोटे छोटे घर बनाएंगे, तो वो रास्ते में छोड़ देंगे ऐसे हम लोग? वो घेर वेर के बनाता है रहने लायक वो लोग अपना, क्या कर छोड़ दे ऐसे ही उन सबको रहने दे? पॉसिबल लगता है आपको ये? नहीं सर, वो तो हटा दिया जाएगा। बट बताओ उसको बनाने का पर्पस क्या था? कि ये लोग यहाँ पे सही से काम कर सके, तो उसका भी जो कॉस्ट है पूरा का पूरा ऐड होगा, वही रास्ता जो मेट्रो बनने कॉस्ट में ऐड हुआ ना, उसी में ऐड होगा सबका सब, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मतलब मेट्रो का लाइनिंग और वैसे तो मेट्रो नहीं बनना वहाँ पे, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस फॉर द इंजन ऑफ द मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ, अब बेटर फ्यूल एफिशिएंसी अगर हम लोग को मिल गया तो हमारा वर्किंग एक्सपेंस तो बढ़ जाएगा ना, तो ये सब कौन सा खर्चा हमारा? कैपिटल। ये भी फॉल्स है। Mrs. XYZ and company runs a cafe. They renovated some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 15 to 18। बस हमारा क्या, अब 3 लोग का बैठने की जगह बढ़ गया, इसमें इन लोग को 30,000 का खर्चा लग गया। बोलता है ये रेवेन्यू है। मैंने बताया आपको ना, अगर आपका इनकम अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, ये कैसा खर्चा है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये हम लोग का फॉल्स ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कुछ नहीं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीटली डैमेज बाय फायर इज कैपिटल रिसीट। अब देखो ये हम लोग कैपिटल रिसीट पास है ये, ठीक है ना। समझो हम लोग जब भी इंश्योरेंस क्लेम हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना किस चीज के लिए मिल रहा है। अगर इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है आपका स्टॉक जल गया था उसके लिए, तब तो वो रेवेन्यू हो गया। इंश्योरेंस क्लेम ऐसा कोई नेचर नहीं होता अपना, ठीक है ना। देखना पड़ेगा किस लिए मिल रहा है। अगर वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए मिल रहा है तो फिर कैपिटल रिसीट हो गया। अगर वो मिल रहा है बताओ किसके लिए, स्टॉक वगैरह चोरी हो गया, जल गया, सब के लिए मिल रहा है, तो फिर वो रेवेन्यू हो गया। तो इसमें क्लेम किस लिए मिल रहा है वो ध्यान देना आपको, ठीक है ना। चलो, द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू। अच्छा, बट नेचर ऑफ बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक पर्टिकुलर खर्चा कैपिटल की रेवेन्यू है, ऐसा है क्या? नहीं भाई, ऑब्वियस सा बात, इससे फर्क पड़ता है हम लोग को। फालस। एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेजर रिपेयर होता है, मेजर रिपेयर मतलब हेवी रिपेयर कराया गया, ठीक है ना, तो इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये रेवेन्यू है क्या? नहीं। डे टू डे रिपेयर हुआ तो वो क्या बता, वो रेवेन्यू है। बट ये रिपेयर कैसा हम लोग का? ये कैपिटल रिपेयर, मतलब फॉल्स है ये भी। Amount spent as a lawyer's fee to defend a suit claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiff's land इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं, देखो हम लोग क्या है, बहुत बार ऐसा चीज होते रहता है, ये बिजनेस में होता है, ये सब चीज की आपको केस हो गया, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग केस लड़ रहे हैं, ठीक है, हारे तो पेमेंट करना पड़ गया, जीते तो हम लोग का बच गया पैसा, ठीक है, तो ये सब चीज जो अब लॉयर चार्जेस देना पड़ गया हम लोग इन सब चीजों के लिए, क्या बताओ, ये सब हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न ऑन पार्ट ऑफ द मशीन इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, ये भी फॉल्स है। क्यों? देखो हम लोग बहुत बड़ा मशीनरी हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटा छोटा पार्ट है, ठीक है, जो जो जल जाता है, हम लोग रिप्लेस करना पड़ता है। वो जब तुम फैक्ट्री में कहीं जाओगे ना काम वाम करने, या फिर कहीं देखोगे कभी जाकर आर्टिकलशिप वगैरह में होता रहता है, सब चीज़ हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो ये हम लोग का समझ लो, हम लोग को हर बार चेंज करना पड़ता है भाई, ठीक है, तो ये सब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कोई, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बराबर करना पड़ता है हम लोग को। लीगल फी टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, हम लोग को प्रॉपर्टी लैंड वैंड खरीद रहे हैं हम लोग, उसके लिए अगर लीगल फी देना पड़ गया तो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। अगर आप सेकंड हैंड मशीनरी परचेज किए हो तो उस पे जो रिपेयरिंग चार्ज लग रहा है वो सब हम लोग कैसा बताओ, वो सब हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द रिपेयर एंड वाइड वॉशिंग द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग रेवेन्यू नहीं। हम लोग क्या बोला अभी हम लोग कि जो भी हम लोग का सेकंड अगर है ओल्ड बिल्डिंग परचेज किए हैं तो कलर वलर करवाया तो वॉश वॉश करा रहे, सब हम लोग क्या है बता खर्चा है, सब सब कैपिटल खर्चा है सब। 1,000 पेड पर रिमूवल ऑफ इन्वेंटरी टू अ साइड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही बात है कि हम लोग क्या कि हम लोग एक जैसे दूसरे का लेकर इन्वेंट्री, इन सब का जो खर्चा नॉर्मल खर्चा होता है,
रेवेन्यू है सब। रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ इंजन वर चेंज एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फुल एफिशिएंसी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पे रिंग्स एंड पिस्टन चेंज हुआ है, ठीक है। अब तो रिंग्स एंड पिस्टन चेंज होता है, अब नॉर्मली यहाँ पे देखना पड़ता है रिंग्स एंड पिस्टन यहाँ पे क्या हैवी रिपेयर हुआ, क्योंकि नॉर्मली टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग को फुल एफिशिएंसी बेस्टर का मिल जा रहा है, ठीक है, ओके, तो अगर हम लोग को फुल एफिशिएंसी अगर हम लोग को बढ़िया मिल जा रहा है तो हम लोग क्या होगा, इससे पता है हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटेगा आगे चल के, तो ऐसे में कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग मानना पड़ेगा इसको, तो ये यहाँ पर फॉल्स है। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL ₹8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन ऑफिस से कैपिटल से सही बात है। हम लोग क्या जब भी हम लोग होता ना एक्सपेंडिचर वगैरह ये सब करते हैं हम लोग किसके लिए बताओ, टेलीफोन टावर वगैरह बैठा रहे हैं मान लो अपने यहाँ पे, या फिर टेलीफोन मतलब ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसके लिए हम लोग, लाइन स्टैब्लिश करवाने के लिए, सब कुछ खर्चा कैसा है बताओ, हमारे लिए सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल इज नॉट टू ऐड इन रेवेन्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बात सही है, यहाँ पर ऐड नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर ना कंफ्यूजन बच्चों को आ रहा है, उसने समझो। अब ना बहुत बार बचपन से हम लोग करते हैं कि हम लोग जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो वहां देखना लिखा था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है। तो एक बात बताओ, हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस का प्रॉफिट, क्या बताओ जो अगर हम लोग एसेट सेल करते हैं उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो बिजनेस का प्रॉफिट है वो सब, लगता है तुम्हें बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं। जब बिजनेस प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल गेन हुआ, मतलब कैपिटल एसेट्स जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो सब वहां पर ऐड नहीं होता है, ठीक है ना। सेल ऑफ फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं उसमें हम लोग क्या आता है पता, हम लोग का रेवेन्यू आइटम जाता है, ये कैपिटल एसेट नहीं। Cost of imported goods confiscated by the custom authority for non-disclosure of material facts is a capital loss in nature, नहीं हम लोग गुड्स नॉर्मली मंगा रहे थे, लॉस हुआ तो भैया ये रेवेन्यू हमारा, ये सब फॉल्स है। डन ना, तो ये 20 में से दिया था, यहाँ पे सबका रीजन भी दिया हुआ, एक बार पढ़ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 देखो क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे बोलता है क्या, बेस्टिक सॉल्यूशंस बाइज एंड सेल कंप्यूटर एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, ठीक है। इट परचेज 20 कंप्यूटर्स फॉर रीसेल फॉर इट्स कस्टमर, ओके, ये लोग 20 कंप्यूटर खरीदा है कस्टमर्स को बेचने के लिए, एक एक कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है, 20,000 रुपये। इट ऑल्सो परचेज अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 24,000 फॉर इट्स अकाउंटेंट टू बी एबल टू मेंटेन द अकाउंटिंग, ऐसा लिया था एग्जाम्पल हम लोगों ने, याद है? हम लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल लिया था ना, या क्या बताया था मैंने, एक दो कंप्यूटर ये खुद के लिए परचेज कर रहा है। अब बताओ यहाँ पर अब कौन सा कैसा एक्सपेंडिचर है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो ये 20 कंप्यूटर खरीदा ना, 20 × 20,000, ये 4 लाख रुपया, ये 4 लाख रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये जो खर्चा ना ये वाला, ये तो ये किसके लिए कर रहा है बताओ, बेचने के लिए कर रहा है नहीं, तो ये सब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। बस वही लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल और रेवेन्यू, बताना कैपिटल की रेवेन्यू है। अमाउंट स्पेंड ऑन मेकिंग अ फ्यू मोर एग्जिस्ट इन द सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट, और एक बात बताओ, अब यहाँ पर देख के लगेगा सही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट नहीं। ये बताओ हम लोगों को मान लो गवर्नमेंट बोल दिया कि देखो आपके जो थिएटर है ना वहाँ पे 200 लोग का बैठने जाएगा, बट सिर्फ एक ही एग्जिट हॉल है यार, एग्जिट गेट है एक ही, लोग को निकलने वो दिक्कत होता है, बस हमारा क्या, एक ही घंटा लाइन में खड़े रह गए हैं लोग निकलने के लिए आने के लिए, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो एक काम करो आप हर अपने यहाँ पे थिएटर में क्या करो, आप मैंने अपने स्क्रीन पे बस आप दो दो आपको रखना पड़ेगा, 2-3 ऐसे रखना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया मान लो ऐसा, तो क्या इससे हम लोग का सिटिंग कैपेसिटी बढ़ गया क्या अंदर? नहीं भाई, सिटिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ गया अंदर का हमारा। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नहीं है सब, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेस ऑफ कैपिटल, देखो हम लोग क्या होता है हमारे डायरेक्टर्स को बार बार मान लो बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। अब वहां पर वो लोग अगर गए हैं कोई ऐसा, जैसे मान लो गुड्स परचेस करना था उसके हम लोग डीलिंग के लिए गए हैं कि हम लोग गुड्स फाइनलाइज करना है, गुड्स कौन सा आना है, कितने रेट में आना है, अगर ये सब अगर है तो हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। मान लो अगर ये सब हम लोग कर रहे हैं एसेट परचेस करने के लिए, हम लोग कोई मशीनरी परचेस करना है, मान लो जापान से हम लोग वहां पे गए, हम लोग डीलिंग करके हम लोग आए हैं, तो अब वहां आने जाने का खर्चा जो है ना आने जाने का, ये सब हमारा कैसा हो जाएगा बताओ अब, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डिपेंड करता है कि ये सब खर्चा किस पर्पस के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो क्या बोले कैपिटल। अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस, हम लोग पहले बात की कैपिटल होता है ये। अमाउंट पेड टू रिमूवल स्टॉक टू न्यू साइड, ये भी रेवेन्यू ऊपर आया था, ये भी इन्वेंटरी वाला। कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन सेकंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग इट इनटू द वर्किंग कंडीशन, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। सेकंड हैंड एसेट तक उसको परचेज किया हम लोग, अब रिपेयर करके काम चलाएंगे उसको हम लोग। 10,000 स्पेंड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ द कैपिटल एसेट, ये ऊपर हो गई, ये तो कैपिटल। डन। चलो, आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर, बताना हम लोग को। Mrs. ABC and company run a restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins increase के 10 से 20 हो गया, बताओ अच्छा है ना ये तो, फिर अच्छा 10 से 13 हो गया, तो जो भी है वहाँ 15 से 18 हुआ था, एक ही बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये।
Mrs. New Delhi Financing Company sold certain goods to on installment payment basis. Five customers did not pay the installment. To recover such outstanding installment, the firm spent 10 year on account of legal expenses. तो भैया आपका रेवेन्यू पेमेंट मिलता तो मिलता, उसके लिए आपने खर्च किया, ये भी हमारा क्या बताओ, डे टू डे काम है हमारा, ये सब तो होता रहता है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग कंपनी इसमें ये सब केस तो होते रहता है, तो ये रेवेन्यू खर्चा ही तो। Mrs. Vallabh and Company of Delhi purchased a machinery from this of अहमदाबाद। वैसे वल्लभ एंड कंपनी स्पेंड 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन सच मैसेज बताया था आपको ना, कि अगर आपने एक मैसेज वगैरह कोई एसेट अगर आपने अगर परचेस किया, उसको लाने का खर्चा जो होता है, इंस्टॉल करने का खर्चा होता है, वो सब कुछ हमारा उसी पर्टिकुलर एसेट में ऐड होगा, मतलब वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा, तो ये भी हमारा कैपिटल है, ठीक है। अब वैसे ही कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, बताना आपको जैसे यहाँ पर state with the reason whether the below terms relating to the business of AB Limited are capital or revenue receipt. A machine with a book value 10 lakh sold for 12 lakh। अब बताओ क्या मशीन बेचना हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट होगा? उसका पैसा आ रहा नहीं सर, वो तो कैपिटल रिसीट है। प्रीमियम अमाउंट टू 1 लाख रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर। अब देखो प्रीमियम अगर हम लोग को शेयर इशू करते हैं, हमारे ग्रुप 2 में है इसको लेके क्या हमारा, ठीक है ना, एक चैप्टर है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर अगर होता है, अगर प्रीमियम मिलता है ना, तो हमारा कैपिटल रिसीट होता है, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम द गुड्स सोल्ड इन द कैश, तो रेवेन्यू है हमारा, डे टू डे हमारा काम है गुड्स वगैरह सेल करना। An amount of 5 lakh received on the maturity of FD from the bank, also an interest of 40,000 were received in addition to the maturity amount on the fixed deposits। एक बात बताओ, हम लोग जो FD वगैरह कराते हैं, वो FD का पैसा कैपिटल रिसीट है रेवेन्यू रिसीट है? सर वो तो कैपिटल रिसीट है, लेकिन ये चीज समझो, उस पे जो इनकम जनरेट हो रहा है, जो इंटरेस्ट जो आ रहा है, वो इंटरेस्ट जो है ना, वो रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है। तो ये 40,000 कैसा बताओ, ये रेवेन्यू है, लेकिन बाकी 5 लाख ये कैसा, मान लो अगर 5,40,000 टोटल अगर मिला है, तो 5 लाख कैसा हो जाएगा बताओ हमारे लिए यहाँ पर कैपिटल, और ये 40 हो जाएगा रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, हमारे डेटा से पैसा मिला, ठीक है, सेल किए थे गुड्स, रेवेन्यू ही काम है, उससे पैसा मिला, रेवेन्यू से ये भी हमारा रेवेन्यू बन जाएगा। दैट्स इट। तो ये था हमारा रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, पूरा पूरा। अब हम लोग बात करेंगे इसके एमसीक्यूज पे, और साथ साथ एमसीक्यू खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का बेसिक्स का लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर्स पे, ठीक है। चलो आ जाओ। The basic consideration in the distinction between the capital and revenue expenditure क्या है बताओ? नेचर ऑफ बिजनेस, यस, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, पर्पस ऑफ बिजनेस, सभी है, ऑल ऑफ द अबव, सभी सोचना पड़ेगा। द आउटफ्लो फंड टू एक्वायर एन एसेट दैट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, कैसा है ये बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एन अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वन और पार्ट ऑफ द मशीन, बताया था आपको, ये सब नॉर्मल हम लोग का काम है, होते रहता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री सेट नहीं है, कैपिटल है। सेल्स टैक्स पेड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट नहीं। लीगल एक्सपेंस कनेक्शन विद द डिफेंडिंग अ टाइटल ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, बताया था ऐसा केसेस होता था, ठीक है। तो ये भी क्या हमारा सी। वेजेस कैसे कैसा खर्चा है भैया? वेजेस हमारे रेवेन्यू खर्चा है। वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, नॉर्मल वेजेस पे करना हमारा रेवेन्यू खर्चा, लेकिन अगर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी को देना पड़ गया, ये सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। A firm of builders spent 4 lakh for purchasing a plot of land and erected its own office for 1/4 of the site, मतलब इसमें से 1/4 अपने लिए रख लिया, अपने ऑफिस के लिए, ठीक है। द रिमेनिंग एरिया वो डेवलप किया उसको सेल करने के लिए, तो डेवलपमेंट किया किसके लिए? सेल करने के लिए, तो ठीक है। वो द एक्सपेंडिचर जो हुआ डेवलपमेंट, वो कैसा है पता, एक बार बताओ, जो सेल करने के लिए खर्चा किया गया, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर तो हो गया ना, वो तो है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है पता? कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता है हम लोग का बैलेंस शीट में, और जो रेवेन्यू वो सब ट्रेडिंग या पीएल में राइट ऑफ हो जाता है, तो ये हमारे एसेट साइड होता है बैलेंस शीट, ठीक है। मुझे द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर? कमीशन ऑन परचेस नहीं, कॉस्ट ऑफ रिपेयर नहीं, रेंट ऑफ फैक्ट्री नहीं, वेजेस पेड फॉर इंस्ट्रक्शन मशीनरी, ये भी अभी ऊपर हम लोग कर चुके थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस, तो हमारा नहीं है कोई खर्चा। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमारा कैसा बताओ, ये भी सर हम लोगों के लिए रेवेन्यू है। टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंस भी हमारा रेवेन्यू, नन ऑफ द अबव, इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैपिटल एक्सपेंडिचर? कंज्यूमर स्टोर्स नहीं, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंस नहीं, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं, यहाँ पर रेवेन्यू, यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू पूछा ना, सॉरी रेवेन्यू सभी है, मैं कैपिटल सोचा, ठीक है, रेवेन्यू यहाँ सभी है, यहाँ पे तो कंज्यूमर स्टोर भी रेवेन्यू है, टैक्सेस भी रेवेन्यू है, रेंट ऑफ फैक्ट्री भी रेवेन्यू है, सॉरी। एन अमाउंट स्पेंड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री, ये कैसा है बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसे रिन्यू करने खर्चा कैसा है हमारे लिए? फिर वो रेवेन्यू, ठीक है। अमाउंट स्पेंड इंक्रीजिंग द सिटिंग कैपेसिटी इन सिनेमा हॉल, फिर सिर्फ एग्जिट गेट नहीं बढ़ा रहे हम लोग, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है इस बार, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा हम लग रहे हैं हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2500 स्पेंड ऑन द ओवरऑल ऑफ मशीन परचेज सेकंड हैंड, सेकंड मशीन था ना, तो बन जाएगा अब ये, तो क्या बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड, जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो कैसा? वो तो फिर रेवेन्यू हर साल चार्ज होगा फिर, ठीक है ना।
अब बैडेड रिकवर्ड इन द ईयर, बैडेड मिल बैडेड हम लोग को मान लो बैडेड हुआ था, फिर किसी ईमान जगह बताया था मैंने और वो रिकवर हो गया हम लोग को, तो ठीक है ये भी तो रेवेन्यू ही खर्चा, कोई दिक्कत रेवेन्यू स्टेटस। 5,000 स्पेंड बाई सरोज फॉर एडिशन टू द मशीनरी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड बाय पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट, कॉपीराइट खरीद रहे तो भैया ये सब चीज के लिए अगर खर्चा लगा है तो ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर एसेट परचेस हो रहा है एक तरह का समझ लो। मोहन runs a restaurant, he renovates some of the old cabin to increase some space, the amount 15, ये भी हम लोग कर चुके हैं ऐसा में, ठीक है ना। बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट जाएगा, देखो भैया प्रॉफिट और लॉस में जाता है रेवेन्यू खर्चा, ये रेवेन्यू है ही नहीं तो नील, ये तो पूरा पूरा सेट में ऐड हो जाएगा। अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, ये कैसा है बताओ, हम लोग का अमाउंट है ना 10 से 12 लाख रुपए मिला था आई थिंक ऊपर अभी, तो वो कैसा था वो कैपिटल, तो कैपिटल रिसीट। दैट्स इट आई थिंक इतना ही है यस। तो इसके साथ हमारा होता है बेसिक्स का लेक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके बाद अब हम लोग का राह जो है वो अलग अलग हो जाएगा फॉर रेगुलर वाले बच्चे और फास्ट ट्रैक वाले बच्चे, है ना। तो बेसिक यहाँ तक हुआ, बट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं दोनों ही को बोल रहा हूँ, सभी को रेगुलर फास्ट सबको, एक बार पहले पूरा खुद से रिवीजन करो, ठीक है। एमसीक्यू जितना हो रहा है, जो जो मैंने इंट्रोडक्शन करनी हुआ छोड़ दो उसका, बाकी दोनों का सॉल्व करो, ठीक है। देन उसके बाद ही स्टार्ट करना क्या बताओ, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग बीआरएस स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टाटा बाय बाय गुड नाइट।